चलिए बच्चों, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, जिसे पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा समय कम लगता है। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस कम है, इसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। हर साल जेईई मेन में एक आधा सवाल तो आ जाता है, आईआईटी जेईई एडवांस में तो इसका कॉम्प्रीहेंशन तक आ रखा है। तो आप समझ सकते हो कि ना अल्टरनेटिंग करंट इंपॉर्टेंट है बट छोटा टॉपिक है। वैसे अगर क्लास 12 के टॉपिक्स को अगर देखें तो क्लास 12 के टॉपिक्स अक्सर बड़े होते हैं। ऑप्टिक्स अपने आप में पूरी किताब ही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगेन अपने आप में पूरी किताब थी, जो हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर ये भी बड़े चैप्टर ही थे, ईएमएफ ईएमआई अगेन बड़े चैप्टर थे। तो अभी तक कोई बड़ा चैप्टर ही चलते लगा है अभी तक। तो अल्टरनेटिंग करंट रिलेटिवली थोड़ा सा टॉपिक छोटा है, पढ़ने पढ़ाने में समय थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही है। साथ ही साथ अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा ईजियर साइड का चैप्टर भी है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। जैसे ईएमआई ऑफ कोर्स बड़ा कॉन्सेप्चुअली टफ तो है ही, हालांकि मैंने तो कोशिश की कि आपको टफ ना लगे, बट वैसे अगर आप किसी से पूछोगे क्या ईएमआई ईजी में आता है टफ में आता है, तो लोग टफ ही बोलते हैं। इसी तरह से हमारा जो ईएमएफ था उसे ईजी में बोलते हैं, टफ में बोलते हैं, टफ में बोलते हैं। अगेन कैपेसिटर के सवाल भी टफ ही आते हैं। तो इन जनरल ये जो टॉपिक्स बताते हैं ये जेईई के हिसाब से टफर साइड के टॉपिक्स होते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो है वो बाकी चैप्टर्स के मुकाबले आसान टॉपिक मानते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, मतलब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए जिससे हम अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन थोड़ा और आसानी से कर पाएँ। हालांकि ये सारे के सारे जो प्रीरिक्विजिट हैं ये हमारे हो चुके हैं। बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन आना चाहिए, बेसिक लेवल का वेक्टर्स आना चाहिए। मैथ्स वाला इंटीग्रेशन वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ना पढ़ रखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फिजिक्स में आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं उससे काम चल जाता है। इसी तरह से वेक्टर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ अगेन पूरा मैथ्स वाला वेक्टर ना पढ़ रखा हो, 3D ज्योमेट्री ना पढ़ रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ आपको वेक्टर को जोड़ना आना चाहिए, जैसा हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं वैसा। केसीएल केवीएल बड़ा ऑफकोर्स आना चाहिए, क्योंकि मामला तो करंट का ही है ना। और हल्का फुल्का ईएमआई आना चाहिए, ये तो बड़ा आपने पढ़ी रखे हैं, इसलिए इनमें तो कोई आपको इशू है ही नहीं। तो ये थोड़े से प्रीरिक्विजिट्स हैं कि अगर आपको इस चैप्टर में अगर एक्सपर्टाइज चाहिए तो ये चीज़ें हम लोगों को आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। शुरुआत से लेकर अब तक क्लास 12 के टॉपिक्स अपन ने जब से स्टार्ट किए हैं तब से लेकर अब तक सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर ही आपने नोटिस किया हो, जब भी करंट वगैरह दौड़ा करता था तो करंट यूनिडायरेक्शनल था, उसकी एक डायरेक्शन फिक्स थी, हमेशा उसी डायरेक्शन में करंट लगातार मूव करता रहता था। कोई इक्का दुक्का सवाल ही ऐसा होगा जिसमें करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था। मुझे तो एक ही याद आ रहा है, एक एलसी ऑसिलेशन पढ़ा था अपन लोगों ने ईएमआई चैप्टर के अंदर। उस एलसी ऑसिलेशन के अंदर करंट बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी सवाल थे शुरुआत से लेकर अब तक, उनमें करंट सेम डायरेक्शन में ही लगातार फ्लो किए जा रहा था। जब करंट सेम डायरेक्शन में ही लगातार अगर फ्लो करे जाए तो उसे हम डायरेक्ट करंट बोलेंगे। भले ही करंट का मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे हो जाए लेकिन डायरेक्शन फिक्स रहे उसे हम डायरेक्ट करंट कहेंगे, और जिसमें डायरेक्शन बार बार चेंज हो उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बड़ा मैं एक छोटी सी हेडिंग डाल रहा हूं, दैट इज डायरेक्ट करंट। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि करंट कांस्टेंट होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि करंट की डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। करंट की डायरेक्शन अगर फिक्स है तो उस हिसाब से डीसी बोल सकते हो या फिर डायरेक्ट करंट बोल सकते हो। इन डायरेक्ट करंट direction of current remain fixed. Magnitude of current may or may not be constant. A magnitude of current may or may not be कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूं, जैसे सिंपल बैटरी लगाऊं बेटा ऐसे, ठीक है, जिसका ईएमएफ है ई, ये रहा बेटा आपका स्विच, और ये लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस। जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा t इक्वल्स टू 0 पर, हम जानते हैं बेटा करंट आ जाएगा। और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कोई मुझे कहे कि सर ड्रॉ करो, मैं बड़े आराम से ड्रॉ कर दूंगा कि शुरुआत से लेकर कभी भी किसी भी टाइम पर आपका जो करंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और उस करंट की जो वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स E by R। इज दिस डायरेक्ट करंट? ऑफ कोर्स दिस इज डायरेक्ट करंट, बल्कि दिस इज कांस्टेंट डायरेक्ट करंट, ऐसा कह सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए, आपने बड़ा पढ़ रखा है इस बात को, मान लीजिए कि आपके पास अरेंजमेंट इस तरह का है,
कि ये रही बैटरी, ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये रहा एक कैपेसिटर जो इनिशियली अनचार्ज है, और मैंने t इज इक्वल्स टू 0 पर ऐसे स्विच को ऑन किया है। बैटरी का EMF E है, रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपके पास C है। आप लोग जानते हो इस बात को कि करंट कैसे वेरी करता है। मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर हमने पढ़ रखा है, कैपेसिटर के अंदर हमने इस चीज़ को पढ़ रखा है। करंट जो है वो लगातार एक्सपोनेंशियली डिके होता है, और करंट की जो वैल्यू है वो E/R इंटू e⁻⁻t अपॉन RC आया करती थी। याद तो बच्चों? तो करंट जो वो लगातार इस तरह से डिके होते 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 काफ़ी टाइम बाद जाकर जीरो होगा। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर तो करंट की वैल्यू E/R होगी। इट मेक सेंस। इज दिस डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट? आप बोलो सर डायरेक्शन तो फिक्स ही है सर करंट की, ऐसे तो नहीं कि पहले प्लस हुआ फिर माइनस फिर प्लस हुआ फिर माइनस, पूरे रास्ते सर करंट की डायरेक्शन तो फिक्स है ऐसे। हाँ, भले ही करंट कांस्टेंट ना हो लेकिन उसकी डायरेक्शन फिक्स तो है, इसलिए ऑब्वियस बात है कि ये भी अपने आप में एक डायरेक्ट करंट ही है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये बैटरी जिसका EMF E, ये बड़ा कोई स्विच, ये आपका इंडक्टर और ये आपका रजिस्टर, और रजिस्टर का रेजिस्टेंस R, इंडक्टर का इंडक्टेंस L, और मैंने t इज इक्वल्स टू 0 पर इस तरह से स्विच को ऑन किया। आप जानते हो इस बात को कि अगर मैं इसका करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा आएगा। स्विच को ऑन करते ही आपका जो करंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि इंडक्टर में अचानक से करंट चेंज नहीं होता, और फिर करंट बढ़ते 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 बाद में काफ़ी टाइम बाद जाकर करंट की जो वैल्यू होगी वो E/R होगी। बेटा एक करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। करंट क्या बार बार प्लस माइनस ऐसा कुछ हुआ है क्या? आप बोलोगे ना सर बिल्कुल नहीं। और अगर प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन हैज़ रिमेन फिक्स्ड। भले ही मैग्नीट्यूड फिक्स ना रहा हो लेकिन करंट की डायरेक्शन तो फिक्स रही है, और अगर करंट की डायरेक्शन अगर फिक्स रही है तो इस तरह के जितने भी करंट हैं बेटा ये सारे के सारे आपके DC हैं, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, ये सारे के सारे आपके DC हैं। DC मतलब बेटा क्या? डायरेक्ट करंट। ठीक है बच्चों, जिस तरह से डायरेक्ट करंट है वैसे डायरेक्ट वोल्टेज भी हो सकता है। ऐसा वोल्टेज जो बार बार अपनी पोलरिटी को चेंज ना करे उसे आप बड़ा डायरेक्ट वोल्टेज भी कह सकते हो। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा सारी की सारी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप कहोगे सर ठीक है ये वाली बात तो मैं पता ही थी, भले डायरेक्ट करंट शब्द हम लोगों ने यूज ना किया हो, लेकिन जो 3 आपने एग्जाम्पल लिए वो तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में पहले से सेट तो थे। हाँ बड़ा बिल्कुल सेट थे। अल्टरनेटिंग करंट हम जरूर पहली बार देख रहे हैं। मैं फिर से इस बात को बोल दूं, मान लीजिए बेटा आपके पास कोई वायर है जिसमें करंट पहले कभी यूं गया, फिर करंट यूं आया, फिर करंट यूं गया, फिर करंट यूं आया, फिर करंट यूं आया, फिर करंट यूं आया। करंट बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। दैट करंट इज नोन एज योर अल्टरनेटिंग करंट। इसका एक एग्जांपल तो LC ऑसिलेशन ही हो गया। LC ऑसिलेशन अपने पढ़ रखा है, बट उस टाइम मैंने ऐसे कोई अल्टरनेटिंग करंट शब्द यूज नहीं किया, बट दैट करंट वाज अल्टरनेटिंग करंट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इन अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन ऑफ करंट कीप ऑन चेंजिंग। हालांकि हमने जिस तरह से डायरेक्ट करंट है, सॉरी जिस तरह से अल्टरनेटिंग करंट है उसी तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अंदर बड़ा बार बार पोलरिटी चेंज होगी। सर पोलरिटी कैसे? एक बार इधर हायर पोटेंशियल, फिर एक बार इधर हायर पोटेंशियल, फिर इधर हायर पोटेंशियल, फिर इधर हायर पोटेंशियल, फिर इधर हायर पोटेंशियल, फिर इधर हायर। ऐसा अगर किसी को अगर याद हो तो हम लोगों ने बेटा एक बार EMF चैप्टर के अंदर पढ़ा था शायद, हमने किसी 2 Ds ली थी इस तरह से, और हमने किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कराया था इस तरह से। अगर किसी को अगर याद हो ठीक है बेटा, मैंने तो पढ़ाया था आपको। और उस D को हमने किसी AC सोर्स के साथ लगाया था, तो वो AC सोर्स बार बार अपने पोटेंशियल जो पोलरिटी वो लगातार चेंज कर रहा था। कुल मिलाकर अल्टरनेटिंग करंट वो है जिसमें डायरेक्शन जो है करंट की वो लगातार चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका करंट और ये आपका टाइम। लेट्स से कि मामला ऐसा है कि पहले करंट I0 रहा थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद करंट था तो I0 ही, लेकिन पॉजिटिव साइड में नहीं नेगेटिव साइड में। लो बेटा मैं इसको -I0 ले लेता हूं। फिर वापस से करंट आपका हो गया I0,
फिर आपका करंट वापस से हो गया माइनस आई नॉट, फिर आपका करंट वापस से आ गया आई नॉट, फिर आपका करंट वापस से आ गया माइनस आई नॉट। ऐसे ऐसे करंट है तो कांस्टेंट, बस फर्क क्या पड़ रहा है, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में, बस इतना सा ही फर्क है। मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा, ये वाली बात बेटा ऐसे कि सुनना सुनना आराम सुनना, यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है, ये जो टाइम इंटरवल है इसे आप कैपिटल टी बोल सकते हो। कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड, क्योंकि यहां से यहां तक जो करंट का एक तरह से वेरिएशन है, उसके बाद तो उसका रिपीटेशन ही है। जैसा करंट यहां से यहां वेरी हुआ, फिर वैसा ही यहां से यहां, फिर वैसा ही यहां से यहां, इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन है। इस कैपिटल टी को हम क्या बोल सकते हैं, टाइम पीरियड। इसके बाद जो करंट का फंक्शन है वो एक तरह से अपने आप को रिपीट ही कर रहा है, बड़ा दिस इज नोन एज योर टाइम पीरियड। इसी तरह से हम एक फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज बड़ा ऑफ कोर्स 1/t। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है दैट विल बी ऑलवेज हर्ट्ज, विच इज एब्रीवेटेड एज एच। ठीक है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि ये टाइम, ये लेट सर के पास कोई करंट, ये करंट और ये टाइम, और लेट से फॉर एग्जांपल आपका जो करंट है वो ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसे। पहले करंट पॉजिटिव फिर नेगेटिव, बेटा पहले करंट पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बेटा कभी करंट आपका पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। सर नेगेटिव करंट का अर्थ क्या है, बेटा नेगेटिव करंट का अर्थ है कि उसने डायरेक्शन को चेंज किया है। इज दिस अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट? आपको सर ऑफ कोर्स दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। एक बात और, एलसी ऑसिलेशन वाला केस अगर किसी को याद हो तो वहां पर ऐसा हुआ था कि करंट साइनोसॉइडली वेरी हुआ था। अगर आपको याद नहीं है बेटा मैं याद करा देता हूँ, वहां पर आपका जो करंट था बेटा वो साइनोसॉइडली वेरी हुआ था और उसमें करंट वाज वेरिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ करंट का वेरिएशन आया था, I इज इक्वल्स टू आई नॉट टाइम्स साइन ओमेगा टी। कभी कभी करंट आपका पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, ऐसे लगातार करंट अपने डायरेक्शन को चेंज किए जा रहा था। और इस बार कैसे चेंज कर रहा है, साइनोसॉइडली वेरिंग कर रहा है। इसे हम बोल सकते हैं साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। हमारे सिलेबस में साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट ही है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि बाकी नहीं पूछ सकते, बाकी भी आसान ही है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसी के मैथमेटिक्स हैं, इसी के मैथमेटिक्स हमारे सिलेबस में। हालांकि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर भी एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं और उनकी भी आंसर्स निकाल सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली पढ़ाई जो है वो साइनोसॉइडल एसी सोर्स की ही करते हैं। सर इसके पीछे कारण क्या है वो हम देख लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा वोल्टेज भी साइनोसॉइडली वेरी कर सकता है। अच्छा मैं एक बात तो बोलना भूल ही गया, यहां से यहां तक का जो समय है, यहां से यहां तक का जो समय है इसे आप टाइम पीरियड कह सकते हो। सर क्यों? क्योंकि बेटा उसके बाद तो फंक्शन एक तरीके से रिपीट ही हो रहा है। जैसा फंक्शन यहां से आ वैसा फंक्शन यहां से आ वैसा फंक्शन आगे से आगे। तो ये जो कैपिटल टी है बेटा ये आपका टाइम पीरियड है। ये जो टाइम पीरियड होगा इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा। बड़ा टाइम पीरियड का उल्टा आपका फ्रीक्वेंसी होगा, दैट इज 1/t या फिर ω/2π। ठीक है बच्चों, मैं इस एक्सप्रेशन को एक बार वापस से लेके आता हूं। देखो बच्चों, करंट I इज इक्वल्स टू आई नॉट टाइम्स साइन ओमेगा टी भी हो सकता है और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका करंट 0 है या मैक्सिमम है या कैसा है। कुल मिलाकर बड़ा फंक्शन कैसा होना चाहिए, साइनोसॉइडल होना चाहिए। ये I क्या है, एक एक को आराम से देखते हैं। ये I है आपका इंस्टेंटेनियस करंट, कि किसी भी क्षण पर आपका करंट कितना है। और आप बेटा इस बात को बड़े आराम से देख सकते हो कि साइन की वैल्यू वेरी कर सकती है -1 से लेकर +1 तक। तो इस इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू वेरी कर सकती है -I0 से लेकर +I0। माइनस और प्लस में सिर्फ हो सकता है, इस बात का अंतर है डायरेक्शन का, प्लस में इस तरफ माइनस में इस तरफ, प्लस में इस तरफ माइनस I0 से लेकर I0 तक इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सर ये I0 क्या है बेटा, ये एक तरह से करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। अब नाम देखना मैं क्या क्या लेता हूँ। इट इज ऑल्सो नोन एज पीक करंट, इट इज ऑल्सो नोन एज करंट एम्पलीट्यूड,
पहले बच्चों ये एम्पलीट्यूड शब्द ऐसा तो नहीं कि आप पहली बार सुन रहे हो, आप बोलोगे ना सर कैसी बातें कर रहे हो, इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हम लोग। एम्पलीट्यूड शब्द तो हम लोगों ने एसटीएम के अंदर ही पढ़ रखा था, वहाँ पर एम्पलीट्यूड था डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन में मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर यह है एक तरह से करंट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू, और ऑफकोर्स एक नाम तो और आप लिख ही सकते हो, मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये जो ओमेगा टी प्लस थीटा है इसको हम बोलेंगे फेज। ये समय के साथ लगातार चेंज होगा, ये समय के साथ लगातार चेंज होगा, तो करंट भी जो है वो समय के साथ लगातार चेंज होगा, माइनस आई नोट से लेकर प्लस आई नोट तक। उसमें ओमेगा क्या है बड़ा बता चुका हूं, दिस ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो एफ है, दैट इज नॉट ओमेगा, दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये जो थीटा है इट इज नोन एज फेज कांस्टेंट बेटा, दिस थीटा is known as your phase constant. It is known as your phase constant. ऐसी बातें बेटा अपन लोगों ने, ऐसे वर्ड्स हम लोगों ने बेटा पहले भी एसएचएम वगैरह में भी पढ़ी रखे हैं। जिस तरह से करंट बेटा इस तरह से साइनोसॉइडली वेरी करता है, उस तरह से वोल्टेज भी साइनोसॉइडली वेरी कर सकता है। V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बाकी सारी बातें तो बेटा वही है, सिर्फ ये चेक कर लो कि ये V क्या है और V नॉट क्या है। V है आपका एक तरीके से इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये V नॉट क्या है बड़ा, V नॉट आपका एक तरीके से पीक वोल्टेज या फिर बड़ा वोल्टेज एम्पलीट्यूड। आपका बड़ा किसी भी क्षण जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, माइनस वी नॉट से लेकर प्लस वी नॉट, डिपेंडिंग ऑन कि आपके टाइम की वैल्यू क्या है। आगे बेटा ये ओमेगा टी क्या है, थीटा क्या है, ये तो आप ऐसे जानते हैं। तो बेटा ये आपका सारा का सारा एक तरह से साइनोसॉइडल आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी इक्वेशंस मोर और लेस ऐसी ही होंगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज आखिर बनाएंगे कैसे। हालांकि मैं एक हल्की फुल्की हिंट आपको ईएमआई चैप्टर में दे चुका था कि हमारे जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एग्जैक्टली इसी ईएमआई के कॉन्सेप्ट पर या फिर फैराडेज लॉ के कॉन्सेप्ट से ही बनती है, और वो हमारी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी वो डायरेक्ट करंट नहीं, वो एक अल्टरनेटिंग करंट है। जो पोटेंशियल हमारे घरों पर आते हैं बेटा वो डायरेक्ट वोल्टेज नहीं होते, देयर आर अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस। कैसे बनता है देखिएगा, आप एक दो बहुत बड़ी बड़ी मैग्नेट लीजिएगा, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पे, दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ पे। इस मैग्नेट के कारण ऐसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी ऐसे, लेट्स से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बी। फिर आप एक कंडक्टिंग लूप लीजिए, ऐसा कंडक्टिंग लूप जिसके पास नंबर ऑफ टर्न्स हो कैपिटल N और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो आपके पास कैपिटल A। ठीक है बच्चों, शुरुआत में आप इस लूप को ऐसे रख लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ और जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ। अब आप इस लूप को ऐसे ऐसे लगातार घुमाइए किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इस लूप को ऐसे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाने के लिए आपको उसको एक टरबाइन के साथ जोड़ना पड़ेगा। उस टरबाइन को आप पानी से भी घुमा सकते हो, किसी हाइट से किसी डैम से पानी को फेंकिए, मतलब रिलीज कीजिए, पानी नीचे आएगा तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो ये जो लूप है ये भी घूमेगा। या फिर जैसे विंड मिल्स के अंदर क्या होता है बेटा, विंड मिल्स के अंदर हवा से जो विंड मिल्स के बेटा जो टरबाइंस वगैरह हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, जो पंख होते हैं वो घूमते हैं, फिर टरबाइंस घूमते हैं, उन टरबाइन से लूप जुड़ा होता है, लूप घूमता है। तो किसी भी तरीके से आप इस लूप को कांस्टेंट ओमेगा से घुमाइए। इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड तो है B, इसका एरिया है ऑफ कोर्स A इंटू एन। भाई एक लूप का एरिया A है, ऐसे तो n नंबर ऑफ लूप्स हैं तो A इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। सर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये जो लूप है ये शुरुआत में भले ही एरिया वेक्टर की तरफ था, ये बेटा सॉरी शुरुआत में तो भले ही मैग्नेटिक फील्ड की तरफ था, अब लगातार ये रोटेट करेगा, टी टाइम में बेटा ये चलेगा कितना, ओमेगा टी। तो ऑफ कोर्स बेटा आपके पास कुछ ना कुछ एंगल आ जाएगा, दैट विल बी लाइक दिस। दिस इज द फ्लक्स। सर ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, क्या बेटा फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यस। तो इस पूरे के पूरे लूप के किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस आएगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स माइनस डी फाई बाई डी टी। और जैसे बेटा मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा दैट कम्स आउट बी बी ए एन ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी।
ये हमारे पास आगे बढ़ाई इसकी ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये आगे बढ़ा हमारे पास इसकी ईएमएफ इंड्यूस्ड। आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस आई है, फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, ये अल्टरनेटिंग है या आपका डायरेक्ट है? आप बोलो तो अल्टरनेटिंग है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है ये रही। आप कह सकते हो कि मेरे पास जो ईएमएफ आया दैट इज समथिंग लाइक ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जिसमें हमारे एक तरह से ई नॉट की जो वैल्यू है, मतलब एक तरह से पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है बड़ा, वो हमें दे रखी है बी इंटू ए इंटू एन इंटू ओमेगा। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है इंडिया के अंदर, उसके अंदर बड़ा इस ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 220√2 वोल्ट्स होती है। बड़ा कितनी होती है? 220√2 वोल्ट्स। बड़ा ये √2 भी 220√2 वोल्ट्स बड़ा भाई ईएमएफ होती है मैक्स। इस तरह से, इसी तरह से हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका जो ओमेगा है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है बड़ा, उसका जो ओमेगा है वो आपका 120 पाई है। बड़ा कितना है? 120 पाई। ओमेगा शुड बी इक्वल टू 2 पाई एफ। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमारे घरों में जो लाइट आती है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा दैट इज 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। इस बात का बेटा मतलब ये है कि बार बार एक सेकंड के अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 60 टाइम्स बेटा आपकी जो वोल्टेज है वो इस तरह से प्लस माइनस करती है। ठीक है बच्चों, यूएस के अंदर यही फ्रीक्वेंसी बेटा वो अपनी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में 50 हर्ट्ज रखते हैं, हम लोग 60 हर्ट्ज रखते हैं। कोई बहुत बड़ा फर्क ऐसा है नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। मैंने इसमें वैल्यूज़ थोड़ी सी उल्टी बोल दी। ये जो 60 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है ये मोस्टली बड़ा यूएस में यूज़ होती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है। जो इंडिया में जो लाइट यूज़ की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है बड़ा, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो उसका ओमेगा बड़ा अपने आप कितना आ जाएगा? 2 पाई एफ, दैट कम्स आउट टू बी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इंडिया में जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है बड़ा, उसकी फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो कि 50 हर्ट्ज है। यूएस में जो है बड़ा आपके पास 60 हर्ट्ज है। मोस्टली कंट्रीज जो 50 और 60 के बीच में ही है ना। अधिकतर कंट्रीज बड़ा 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लाइट ही यूज़ करते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग सोर्स यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी घर में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज करंट। हमें पता होना चाहिए कि एवरेज करंट है क्या, हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा सेंस नहीं है। सुनिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई तार है, इस तार में से कोई ना कोई करंट जा रहा है। ये जो करंट है ये बड़ा ऑफ कोर्स फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है। और कोई मुझसे पूछ ले कि एवरेज करंट क्या है, तो हम जानते हैं कि एवरेज करंट का अर्थ क्या है। एवरेज करंट का किसी भी फंक्शन का एवरेज हम इस तरह से निकाल सकते हैं, दैट फंक्शन इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। सर कहाँ से कहाँ तक? जिस टाइम से भी जिस टाइम तक आपको एवरेज करंट चाहिए उस टाइम से उस टाइम तक इंटीग्रेट कर दो। जैसे आपको 0 से लेकर 5 सेकंड तक एवरेज करंट चाहिए तो 0 से 5, 0 से 5। करंट को अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हो तो ऑफकोर्स बड़ा क्या आता है? चार्ज आता है। तो ऊपर तो बड़ा हमारे पास हमारे से डेल्टा क्यू आएगा। डेल्टा क्यू मतलब कुल कितना चार्ज बहा है, डिवाइड बाय नीचे बड़ा डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल टाइम आएगा। मैं एक बात और बोलूँगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास ये करंट है और ये आपके पास टाइम है और इनके बीच में लेट से बड़ा ग्राफ आपका ऐसा है, तो ये जो इंटीग्रेशन आई डी टी है ये आपको एक तरह से एरिया अंडर द कर्व देता है। बड़ा क्या देता है आपको? ये एरिया अंडर द कर्व। तो आप ये भी कह सकते हो कि एवरेज करंट इज सिंपली एरिया अंडर आई टी कर्व डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स टाइम टेकन। कितना समय लगा उससे डिवाइड कर दो और इससे हमारे पास आ जाएगा एवरेज करंट। इससे हमारे पास एवरेज करंट। दोनों बातें ठीक है ना, मैथमेटिकल से कोई ऐसे बहुत हाई फाई जुगाड़ ऐसा है नहीं। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक इस तरह का अरेंजमेंट है, मैं
कहने के लिए बेटा ऐसे बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये कोई इंडक्टर, ये कोई रजिस्टर और यहाँ पर हमने कोई बैटरी लगा रखी है। हम जानते हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं, डायरेक्ट करंट है, मगर हम एवरेज तो किसी भी करंट का निकाल सकते हैं। एवरेज तो हम किसी भी करंट का निकाल सकते हैं। हमें पता है कि इसमें जो करंट होगा किसी भी टाइम पर, बड़ा आपको पता होगा ना, उस करंट की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स E बाई आर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। यही था ना बेटा करंट। मैं आपसे पूछूं फाइंड एवरेज करंट इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू टाउ। एक टाइम कांस्टेंट के अंदर एवरेज करंट कितना आएगा वो निकाल लेंगे। वैसे तो आसान सा काम है, बट मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास मान लीजिए बेटा ये करंट और ये टाइम, इसका जो ग्राफ आएगा बेटा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। एक टाइम कांस्टेंट के अंदर बेटा करंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी E बाई आर 1 माइनस 1 अपॉन ई। मुझसे पूछा है 0 से लेकर टाउ तक एवरेज करंट कितना होगा। एवरेज करंट हम लोग जानते हैं कि हमने अभी भी फॉर्मूला देखा है कि एवरेज करंट इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ऊपर तो बेटा आई डी टी लिख दो, लिखता हूँ बेटा E बाई आर तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो बेटा, बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टाउ तक। नीचे मेरे पास इंटीग्रेशन डी टी है, कहाँ से कहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों, 0 से लेकर टाउ तक। आसान सा इंटीग्रेशन है, हम कर लेंगे बेटा। हमारे पास ये आ गया E बाई आर इंटू 1 इंटू डी टी हो गया टी का इंटीग्रेशन तो टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। बेटा टी का कोफिशिएंट है -1 अपॉन टाउ, तो हम क्या करते हैं बेटा, उससे डिवाइड करते हैं। -1 अपॉन टाउ से अगर डिवाइड करूंगा तो बेटा वो टाउ ऊपर आ जाएगा, अपॉन बेटा डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी, तो वो आ जाएगा टाउ। इधर लिख दो, इसको यहाँ लिख दो। मेरे पास आ गया दैट इज एवरेज करंट इज इक्वल्स टू E बाई आर। टी को बेटा टाउ रखना बेटा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होना है, 0 से लेकर टी तक, सॉरी 0 से लेकर टाउ तक। टी को टाउ रखना, टाउ प्लस टाउ टाइम्स टी को टाउ रखा तो E की पावर -1। अब 0 रखना, 0 पर तो ये गायब है, और टी को बेटा मैंने 0 रखा तो माइनस 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 टाउ टाइम्स ई रेस टू पावर 0 का कितना होता है 1। मेरे पास आ गया दिस डिवाइड बाई टाउ। बेटा मेरे ख्याल से करंट की वैल्यू आ गई है E बाई आर। बेटा टाउ से टाउ कैंसिल, E की पावर -1। बेटा मेरे ख्याल से करंट की एवरेज वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास EMF अपॉन R टाइम्स ऑफ E। एक बार कैलकुलेशन ज़रूर आप चेक करते रहना। मैं यहाँ पर एक बात और वैसे बोलना चाहूँगा कि ये जो हमने ऊपर लिख रखा है ना, ये एक्चुअली आपका 0 से लेकर टाउ टाइम तक बहा हुआ चार्ज है। तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो एरिया है ना, ये एग्जैक्टली इस न्यूमरेटर के बराबर होगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन ज़रूर आप इसमें चेक करते रहना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। अब एवरेज करंट है ना, और बेटा फंक्शंस के निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक आपको साइनोसोडल फंक्शन देता हूँ जो हमारे सिलेबस में ज़्यादा है अल्टरनेटिंग करंट का। जैसे बेटा मान लीजिए आपके पास ये करंट वर्सेस टाइम, दिस इज टी, दिस इज करंट, और करंट जो है बेटा वो इस तरह से साइनोसोडली वेरी कर रहा है। करंट की इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू आई नॉट टाइम्स साइन ओमेगा टी। ये वाला जो टाइम है बेटा ये आपके पास पाई बाई ओमेगा है, और ये वाला जो टाइम है ये आपके पास 2 पाई बाई ओमेगा है। इसको हम कैपिटल टी बोलेंगे। उसके बाद तो ये वाला साइकिल अपने आप रिपीट ही होता जाएगा। मेरे दो सवाल आपसे, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर, पहला है टाइम इंटरवल t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। दूसरा है t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा। करते हैं बच्चों, करते हैं।
जीरो से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक मुझसे पूछा जा रहा है कि एवरेज करंट क्या है। हालांकि समझदार बच्चा तो देखते आंसर बोल देगा, लेकिन मैं इतना समझदार नहीं हूँ, इसलिए बेटा मैंने सोचा कि चलो मैं तो जैसे बताया गया वैसे करता हूँ। ठीक है बेटा, करंट कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई को उठा के यहाँ रख दो, मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट टाइम्स साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। बेटा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। बेटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। आई नॉट बेटा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। नीचे वाले इंटीग्रेशन में आपको बड़ा कोई दिक्कत है नहीं, डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी, लिमिट लगाऊंगा तो नीचे बच जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0। ऊपर चलते हैं बेटा, साइन ओमेगा टी डी टी। बेटा साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 से लेकर बेटा कहाँ तक, 2 पाई बाई ओमेगा तक। सॉरी बच्चों गलती हो गई, टी का कोफिशिएंट कौन है, ओमेगा, तो ओमेगा से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ले बेटा ओमेगा से मैंने कर दिया डिवाइड। अब सही है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज पटकनी है और कुछ नहीं करना। आई नॉट ठीक है बेटा, टी को जरा 2 पाई बाई ओमेगा रखना, तो मेरे पास आ गया माइनस कॉस। बेटा टी को मैंने 2 पाई बाई ओमेगा रखा, तो ये लो 2 पाई माइनस कॉस। बेटा टी को 0 रखो। चलो बच्चों नीचे बेटा क्या है, नीचे आपका 2 पाई है। बन गया बेटा, माइनस माइनस बेटा क्या हो गया, प्लस। आसान सा इंटीग्रेशन। अब थोड़ा इंटीग्रेशन की आपको सिर्फ लिमिट रखनी है। बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। कॉस 2 पाई की बेटा वैल्यू तुम लोग जानते हो बेटा कितनी, 1 माइनस 1 प्लस 1, दैट कम्स आउट टू बी 0। सो एवरेज करंट कम्स आउट टू बी 0। एवरेज करंट आपका 0 आया। कोई भी समझदार बच्चा होता ना, वो कहता है सर इतना इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। एवरेज करंट इज सिंपली कितना चार्ज बहा है डिवाइड बाय कितना समय लगा है। अब बच्चा बोलेगा सर 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक तो हमें दिख ही रहा है कि जितना एरिया अंडर द कर्व पॉजिटिव में है उतना ही एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव में है। इसका मतलब थोड़ी देर तक करंट जो है वो पॉजिटिव साइड में गया है और उतना ही टाइम के लिए करंट नेगेटिव में गया है। तो जितना एरिया ये पॉजिटिव वाला आएगा उतना ही एरिया आपका नेगेटिव वाला आएगा। मतलब जितना चार्ज पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा उतना ही चार्ज नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा और नेट चार्ज आपको जो जाएगा वो जाएगा 0। तो एवरेज करंट आना चाहिए 0। पूरे के पूरे साइनोसॉइडल ग्राफ में, साइनोसॉइडल किसी भी ग्राफ के अंदर 0 से लेकर 2 पाई ओमेगा तक तो नेट एरिया अंडर द कर्व तो आपका 0 आएगा। तो ऐसे में आप बड़े आराम से सारा काम इस तरह से निपटा सकते थे, डायरेक्ट कह सकते थे। हाँ, लेकिन इसके दूसरे पार्ट में मुझसे पूछ रखा, बताओ 0 से पाई बाय ओमेगा तक क्या आएगा। वो तो कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि 0 से लेकर पाई बाय ओमेगा तक लगातार करंट तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, वो नेगेटिव में नहीं है। तो ऑफकोर्स बेटा उसमें तो कोई ना कोई आएगा, वो निकाल लेते हैं। तो बेटा मैं इसका दूसरा पार्ट कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक, t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा तक। वेरी इजी, कोई इशू नहीं है। कोई अगर हमसे पूछे कि एवरेज करंट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। मैं सीधी वैल्यूज ही रख दूँ बेटा, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ लगता है कि लिमिट ही चेंज करनी पड़ेगी। मेरे पास यहाँ पर आ गया आई नॉट अपॉन 2 पाई, बेटा ओमेगा तो कैंसिल हो गया था, माइनस कॉस ओमेगा टी। बेटा टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करनी है, बेटा कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाई ओमेगा तक। और सॉरी बेटा नीचे 2 पाई थोड़ी आएगा बेटा, नीचे तो पाई आएगा। मैंने थोड़ी मक्कारी कर ली बेटा, चलेगा ना। डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी, टी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, 0 से पाई बाय ओमेगा। तो पाई बाय ओमेगा आएगा बेटा, ऊपर वाला ओमेगा नीचे वाला ओमेगा दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल। तो मैंने थोड़ी सी मक्कारी की है, बट आई होप यू वॉन्ट माइंड दैट। आई नॉट ठीक है बेटा, पाई ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी, टी को रख दिया पाई बाय ओमेगा, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। बेटा कॉस पाई की वैल्यू तो -1 होती है, माइनस ऑफ -1 इज 1 एंड 1 कितना गया 2। दिस कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स आई नॉट अपॉन पाई। इसका मतलब आपका एवरेज करंट जो है वो बेटा 0 से लेकर पाई बाय ओमेगा तक आया है 2 आई नॉट बाई पाई।
इसी तरह से अगर किसी बच्चे ने अगर मुझसे ये पूछ लिया होता ना कि सर इस टाइम से इस टाइम तक एवरेज करंट कितना आएगा, तो वो -2I0/π आता, यहाँ से तक का एवरेज आता +2I0/π, यहाँ से तक का आता -2I0/π, और यहाँ से तक का क्या आया 0। अब ये बात ज़रूर है कि एवरेज करंट मेरे लिए इतनी यूज़फुल टर्म नहीं है। हाँ, IIT में सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यूज़फुल टर्म नहीं है। सर यूज़फुल क्यों नहीं है बेटा? इसलिए कि मैं 0 से लेकर 2π/ω तक अगर देखूं, तो अगर मेरे पास ये रजिस्टर है तो पहले करंट गया ऐसे, जब करंट यूं जा रहा था तब भी रजिस्टर में से हीट डिसिपेट हो रही थी, फिर इस टाइम से इस टाइम तक करंट आया ऐसे, तब भी रजिस्टर में से हीट डिसिपेट हो रही थी। हीट जो डिसिपेट हो रही है, जो पावर मैं यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं कोई बल्ब लगा लूँ, बल्ब को इस बात से फर्क थोड़ी पड़ता है करंट लेफ्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है। बल्ब में से अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर जाएंगे तो बल्ब तो ग्लो करेगा। उसी तरह से अगर रेजिस्टेंस लगा रखा है, करंट चाहे लेफ्ट से आए चाहे राइट से, उसे क्या फर्क पड़ता है, वो तो बेटा लगातार हीट को डिसिपेट करेगा। तो एवरेज करंट 0 से लेकर 2π/ω तक 0 आ गया, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर जो आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है उसने तो हीट तो डिसिपेट की है। एवरेज करंट 0 होने के बावजूद आपकी हीट डिसिपेट आई है। यहाँ अगर मैं बल्ब लगा लूंगा तो चाहे करंट लेफ्ट से आए, चाहे कुछ रास्ते राइट से आए, फिर लेफ्ट से आए, फिर राइट से आए, एवरेज करंट तो आपका 0 आ जाएगा, लेकिन आपका बल्ब तो पूरे टाइम ग्लो किया है। तो इस कारण से हमारा जो एवरेज करंट है, एक तरह से वो हमारा इफेक्टिव करंट नहीं है। एक तरह से वो हमारा इफेक्टिव करंट नहीं है। वो मैथमेटिकल ठीक है, वर्ड IS है क्या, कुछ रास्ते प्लस कुछ रास्ते माइनस, एवरेज निकाला 0 आ गया। एवरेज 0 से बच्चों को फील आती है, इसका मतलब करंट नहीं, अरे पूरे रास्ते करंट है, पहले लेफ्ट था फिर राइट था, फिर लेफ्ट है फिर राइट है, और लेफ्ट राइट जो करंट है उसके कारण आपका बल्ब भी ग्लो करेगा, आपका जो रेजिस्टेंस है वो हीट भी डिसिपेट करेगा, फिर भी आपका मैथमेटिकली एवरेज करंट 0 आ रहा है। इसका मतलब एवरेज करंट इज नॉट दैट यूजफुल टू अस, हमारे किसी काम का नहीं है। इसीलिए हम एक करंट और डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, और उसका हम नाम देंगे रूट मीन स्क्वायर करंट या फिर इफेक्टिव करंट। उसको हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वही हमारे ज़्यादा काम का भी है। तो इफेक्टिव करंट हम एवरेज करंट ना मानकर कुछ और मानेंगे, एंड दैट इज अवर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट और RMS करंट। RMS करंट की जो फुल फॉर्म है बेटा, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। RMS की बेटा फुल फॉर्म जो है इट इज रूट मीन स्क्वायर करंट। क्या कहता है बेटा एक करंट की डेफिनेशन? सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, और इसके एक्सप्रेशंस को हो सके तो याद भी करना। जैसे मान लीजिए बेटा कोई करंट है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, और मुझे उसका रूट मीन स्क्वायर निकालना है। तो रूट मीन स्क्वायर अगर निकालना है तो जस्ट उसका उल्टा पढ़ना, मतलब सबसे पहले उस करंट का स्क्वायर करो, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर रूट करो। तो चलो मैंने करंट का कर दिया स्क्वायर, ठीक है, करंट का कर दिया स्क्वायर। एक मिनट, हमारा जो I है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, मैंने इसका कर दिया स्क्वायर, टाइम्स dt का इंटीग्रेशन अपॉन dt, ये लो कर दिया उसका मीन। मीन तो बेटा ऐसे ही करते हो, जो भी एक्सप्रेशन है इनटू dt का इंटीग्रेशन अपॉन dt, और आखिर में कर दो उसका रूट, लास्ट में कर दो बेटा उसका रूट। मैं फिर से बोलता हूँ, लेट्स से बेटा आपके पास कोई करंट है, ये फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर इसका RMS निकालना है, अगर इसका RMS निकालना है तो पहले तो इस करंट का स्क्वायर कर दो, कर दिया। अब इसका मीन ले लो, मीन कैसे लेंगे, इनटू dt का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन dt, आखिर में ले लो उसका रूट। दिस इज नोन एज योर IRMS, दिस इज नोन एज योर IRMS। सर कहाँ से कहाँ तक बेटा? जिस टाइम से जिस टाइम तक आपको RMS पूछा हो। जैसे कोई मुझसे पूछ ले कि सर T1 टाइम से लेकर T2 टाइम तक RMS क्या है, निकाल लेंगे T1 से लेकर T2 तक। अगर कुछ ना बोल रखा हो तो हम एक टाइम पीरियड में निकालते हैं, मतलब 0 से लेकर कैपिटल T के बीच में निकालते हैं, कुछ ना बोल रखा हो तो। अदरवाइज जिस भी टाइम इंटरवल में आपसे RMS पूछा उस टाइम इंटरवल का आप लिख दो। ये बड़ा आपके पास एक तरह से रूट मीन स्क्वायर की डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन, मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। सही यूजफुल कैसे है देखो बेटा, करंट का स्क्वायर करके मैंने इस बात को सेट कर दिया कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करंट पॉजिटिव है नेगेटिव है। स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और जो नेगेटिव है उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो मुझे जो भी आपका रेजिस्टेंस वगैरह हीट हो रहे थे उसमें उसका फैक्टर बड़े आराम से आ जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस लेट से बड़ा R है,
और इसमें से कोई ना कोई करंट जा रहा है और ये करंट लगातार समय के साथ चेंज हो रहा है। T1 से लेकर T2 टाइम तक, T1 से लेकर T2 टाइम तक इसमें से लगातार हीट निकलती गई। जो टोटल हीट निकलेगी इस टाइम से इस टाइम तक वो होगी किसी भी टाइम पर आपका जो भी करंट है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस इनटू dt का इंटीग्रेशन। बड़ा कहां से कहां तक, T1 से लेकर T2 तक। इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, इस रेजिस्टेंस को आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें से करंट जो टाइम के साथ वेरी कर रहा था उसकी बजाय सिर्फ और सिर्फ IRMS करंट भेज दो लगातार। और ये जो IRMS करंट होगा कांस्टेंट करंट होगा और इससे जो हीट निकलेगी उसकी वैल्यू होगी IRMS का स्क्वायर इंटू R। ये तो पावर हो गया सर, तो कांस्टेंट है तो सीधा ही टाइम से मल्टीप्लाई करो, तो टाइम कितना है बेटा T2 माइनस T1। ये जो हीट आएगी और ये जो हीट आएगी बेटा एग्जैक्टली सेम होगी। ये जो हीट आएगी और ये जो हीट आएगी एग्जैक्टली सेम होगी। तो इसका मतलब ये जो करंट बार बार अपनी वैल्यू को वेरी कर रहा है, मैं हीटिंग पर्पस के लिए कितना हीट कर पा रहा है, कितना पावर निकलेगा, कितनी हीट बाहर निकलेगी, उस पर्पस के लिए मैं उस करंट को रिप्लेस कर सकता हूं। किससे रिप्लेस कर सकता हूं? IRMS से रिप्लेस कर सकता हूं। अब ये वाला करंट तो आपका वेरी कर रहा था और ये वाला करंट बेटा आपका मैंने क्या मान लिया, एक तरीके से कांस्टेंट। चाहे आप इतना करंट भेज दो चाहे इतना करंट भेज दो, दोनों ही केस में आपकी जो हीट की वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली सेम आएगी। आई रियली होप कि बेटा सारी बात आप समझ गए होंगे। तो आप इस टाइम वेरिंग करंट को एक कांस्टेंट करंट से रिप्लेस कर सकते हो। ये जो कांस्टेंट करंट होगा ये एग्जैक्टली उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना ये आपका टाइम के साथ वेरी करने वाला करंट हीट प्रोड्यूस कर रहा है। एंड इन दैट केस आई कैन से दैट कि दिस IRMS इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट। इस अल्टरनेटिंग करंट की वो IRMS जो वो एक तरह से इफेक्टिव वैल्यू है। क्या है बेटा आपकी इफेक्टिव वैल्यू? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट से बेटा मेरे पास ऐसे, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई करंट है I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। लेट से बेटा कोई टाइम वेरिंग करंट है और ये करंट बेटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -5 एम्पियर से +5 एम्पियर तक लगातार वेरी किए जा रहे हैं। अच्छी बात है। मान लो कि इसके IRMS की जो वैल्यू है वो 5/√2 एम्पियर आई। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि रेजिस्टेंस में से ये आपका वेरिएबल करंट भेज दो, आपका ये वेरिएबल करंट भेज दो, या फिर उस सेम रेजिस्टेंस से वेरिएबल करंट ना भेज के आप तो सिर्फ और सिर्फ RMS करंट भेज दो कांस्टेंट। RMS करंट भेज दो कांस्टेंट। ये जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा और ये जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी। और इस कारण से मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस करंट, ये जो टाइम वेरिंग आपका जो करंट है, ये करंट जो अल्टरनेटिंगली बेटा वेरी कर रहा है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू बेटा कितनी है, 5/√2, जो बेटा उसकी एक तरह से RMS वैल्यू है। क्या बेटा आपकी RMS? सर RMS निकालते कैसे, सीख जाएंगे। पहले मैं फील करा रहा हूं इस बात को कि बेटा कैसे आप इस करंट को उस करंट से रिप्लेस कर सकते हो, वो आपके IRMS कैसे आएंगे। डेफिनेशन तो हम समझ गए, धीरे धीरे बड़ा वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए निकालते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा। मेरे पास एक साइनोसोडल अल्टरनेटिंग करंट है। करंट की वैल्यू दे रखी है I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। बटा टाइम पीरियड ऑफ कोर्स 2π/ω। ग्राफ विल बी लाइक दिस, बटा आगे भी ऐसा ही है। मैंने आपसे पूछ रखा है फाइंड IRMS फॉर टाइम इंटरवल 0 से लेकर 2π/ω। मतलब t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर t इज इक्वल्स टू कैपिटल T तक IRMS क्या होगा। अगर एवरेज करंट पूछा होता ना तो जितना एरिया पॉजिटिव उतना एरिया नेगेटिव, एवरेज तो 0 आता। लेकिन यहां पर IRMS जब मैं कर रहा हूं तब मैं एवरेज करंट का नहीं कर रहा, एवरेज में I² का कर रहा हूं। तो स्क्वायर का करूंगा तो जो नेगेटिव वाला होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि रेजिस्टेंस को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि करंट पॉजिटिव है करंट नेगेटिव है, उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हाँ मेरे में से करंट गुजर रहा है तो मैं तो गर्म होऊंगा, मैं तो हीट होऊंगा। तो इसलिए बेटा मैं इसका IRMS निकाल रहा हूं। सुनना, IRMS विल बी, आराम से निकालने की बेटा क्या फॉर्मूला है, जो भी है आपका करंट उसका स्क्वायर इंटू dt का इंटीग्रेशन
अपॉन इंटीग्रेशन dt और सबसे लास्ट में बेटा पूरे का रूट। कहां से कहां तक बेटा? जहां से जहां तक आपको चाहिए, 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक, 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक। कल को कोई तुमसे कह दे कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ 0 से पाई बाई 6 ओमेगा तक चाहिए, थोड़ा वहां तक निकाल लेना। मैं 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक निकाल रहा हूं, ठीक है? आपसे तो किसी भी टाइम इंटरवल में पूछे, आप बड़े आराम से कर सकते हो। चलिए बच्चों, इट विल बी रूट ऑफ, नीचे तो बेटा आपका इंटीग्रेशन dt ही है, कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। ऊपर बेटा क्या है? I का स्क्वायर, बेटा ये रहा आपका करंट, दैट इज I नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन बेटा कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। बिल्कुल स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, आराम आराम से प्यार प्यार से करेंगे। दैट विल बी रूट ऑफ I नॉट का स्क्वायर, तो मेरे बच्चों बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है। नीचे dt का इंटीग्रेशन आएगा t, dt का इंटीग्रेशन आएगा t मेरे प्यारे बच्चों कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक। सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप हमेशा लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, लिख सकते हैं ना इस तरह से। अब कर लेंगे बेटा इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन आसान सा है बेटा, आपको रूट वूड अगर ज़्यादा परेशान करे ना तो इसका इंटीग्रेशन अलग से करके फिर यहाँ रख सकते हो, ठीक। नीचे टी पे बेटा लिमिट लगाई 2 पाई बाई ओमेगा से लेके 0 तक, तो नीचे तो मेरे पास 2 पाई बाई ओमेगा ही आ गया लिमिट लगाने के बाद। I नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 तो बड़ा आ गया बाहर, ठीक है बेटा। 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन आएगा t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा 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 साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। सर ये 2 ओमेगा कौन सा? t का बेटा कॉफिशिएंट है 2 ओमेगा, इंटीग्रेशन आपको इतना तो आता ही है, जो t का कॉफिशिएंट उससे हम करते हैं डिवाइड। कहां से कहां तक मेरे प्यारे वाले बच्चों? 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक। सिर्फ लिमिट्स रखनी बेटा, सिर्फ लिमिट्स रखनी, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। I नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 नीचे तो बेटा 2 पाई बाई ओमेगा आपका है ही है, t को 2 पाई बाई ओमेगा रखना, t को बेटा मैंने 2 पाई बाई ओमेगा रख दिया माइनस बेटा यहाँ पर भी t को 2 पाई बाई ओमेगा रखना, तो बेटा ओमेगा से ओमेगा क्या साइन 4 पाई आ गया, बेटा साइन 4 पाई तो 0 होता है माइनस बेटा लोअर लिमिट्स रखना, t को रखा 0 तो 0, t को रखा 0 तो साइन 0 वो भी 0। बेटा मेरे ख्याल से तो 2 पाई बाई ओमेगा बचा, 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा बेटा क्या हो गया? कैंसिल। और हमारे पास बड़े आराम से वैल्यू आ गई बेटा कितनी? I नॉट अपॉन रूट। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की जो आरएमएस वैल्यू है बेटा वो आपके पास कितनी आएगी? आरएमएस वैल्यू आएगी आपकी पीक करंट की वैल्यू अपॉन रूट। तो आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे टाइम पीरियड में 0 से लेकर कैपिटल टी तक आपका जो आईआरएमएस आएगा वो बेटा ऑफ कोर्स I नॉट अपॉन रूट 2 आएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है, हमारे दिमाग के अंदर सेट हो जाना चाहिए कि आरएमएस वैल्यू जो है वो पूरे टाइम इंटरवल के अंदर हमारा जो पीक वैल्यू है करंट की उसकी अपॉन डिवाइड बाई रूट 2 होगी। आसान सी बात है। हाँ किसी और टाइम इंटरवल में पूछेंगे तुमको निकाल लेंगे। अच्छा एक बात और, जो आरएमएस वैल्यू एक टाइम पीरियड में आई है वही आरएमएस वैल्यू 2 टाइम पीरियड में आएगी, एक्सप्रेशन तो सेम ही है। वही बेटा 3 टाइम पीरियड में आएगी, वही 4 टाइम पीरियड में आएगी, वही आपकी 5 टाइम पीरियड में आएगी, वही बेटा 6 टाइम पीरियड में आएगी, सब में तो वही आएगी। तो मैं एक रिजल्ट बेटा वापस से लिख रहा हूं। अगर मेरे पास I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी है, या फिर I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो अगर कंप्लीट टाइम पीरियड के अंदर कोई मुझसे पूछे कि IRMS क्या होगी, आप सीधा का सीधा बोल देना कि सर इट विल बी ऑलवेज पीक करंट अपॉन रूट 2। अगर मुझे लेट से कोई वोल्टेज दे रखा है V इज इक्वल्स टू V नॉट
साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और अगेन मुझे कंप्लीट टाइम पीरियड में कोई पूछे कि इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल देना कि सर वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू होगी वो होगा हमारा मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई √2, या फिर बेटा 0.707 टाइम्स ऑफ वी नॉट। ये बेटा मेरे पास हो गया 0.707 टाइम्स ऑफ योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सिंपल रिजल्ट। समझ गए बच्चों? ऐसा तो आपको नहीं लग रहा कि सर ने याद करा दिया? बेटा याद नहीं कराया, ठीक है। एक छोटा सा काम और कर लेना, ये बेटा आपके खुद के करने के लिए है। मैंने तो आंसर याद करा दिया, मैंने तो अच्छे से याद करा दिया। मैं एक छोटा सा काम और कर रहा हूं बेटा। करंट की वैल्यू है बेटा वही है वापस से, I = I0 sin ओमेगा टी। मैं कह रहा हूं कि तुम IRMS फिर से कैलकुलेट करो, IRMS फिर से कैलकुलेट करो फॉर द टाइम इंटरवल t = 0 to t = 2 टाइम्स ऑफ t, मतलब बेटा 4π/ओमेगा। लो बेटा, मैं तो जानता हूं कि इसका आंसर अब भी कितना आएगा। आंसर बेटा अब भी आपका I0/√2 ही आएगा। जो भी आपका सॉल्यूशन है बेटा उसे प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पर सेंड कर दें, तो मुझे भी लग जाए कि हाँ मेरे बच्चों ने कर लिया है। हालांकि समझदार बच्चा तो बोलेगा सर क्या फालतू बात कर रहे हो सर, 0 से लेकर t तक आरएमएस वही आएगा, तो 0 से लेकर 2t तक वही आएगा। ये वाली वैल्यू भी डबल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी डबल हो जाएगी, भाई टाइम भी डबल हो जाएगा, और जो ऊपर आपने जो इंटीग्रेशन किया वो भी डबल हो जाएगा, वो 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, वापस वही आंसर आना है। बट फिर भी है ना, ये वाला काम कर देना तो मुझे भी लगेगा कि मेरे बच्चे कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक सवाल और करते हैं बेटा, ये सवाल अच्छा सा है बेटा। वोल्टेज है वो साइनोसोडली वेरी कर रहा है। यहाँ पर तो कॉस लिखा हुआ है, अरे कॉस लिखा हुआ, इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं साइनोसोडल फंक्शन ही है। v = V0 cos ओमेगा टी, तो t = 0 पर बेटा आपका वोल्टेज है V0। बेटा इस तरह से वोल्टेज जो है वो प्लस V0 से माइनस V0 तक लगातार वेरी कर रहा है। ये वाला टाइम बेटा आपका 0 है, ये वाला टाइम बेटा आपका टाइम पीरियड कैपिटल T है, उसके बाद तो जस्ट रिपीटेशन ही है, उसके बाद बेटा जस्ट रिपीटेशन है। फाइंड VRMS फॉर द टाइम इंटरवल 0 से लेकर n टाइम्स। बेटा n कोई ना कोई इंटीजर है, जीरो से लेकर n टाइम्स टाइम पीरियड। बेटा n टाइम्स टाइम पीरियड मतलब समझ ना, एक टाइम पीरियड, फिर बेटा ऐसी दूसरा टाइम पीरियड, फिर ऐसा है तीसरा टाइम पीरियड, n टाइम्स टाइम पीरियड में आपको VRMS निकालना है। समझदार बच्चे को तो पता है कि आंसर V0/√2 आएगा। वो बोलेगा कि सर चाहे 0 से लेकर कैपिटल T तक निकालूं, चाहे 0 से लेकर 2 टाइम्स कैपिटल T तक निकालूं, चाहे 0 से लेकर 3 टाइम्स कैपिटल T तक निकालूं, सर VRMS तो आपका V0/√2 आना चाहिए। बट चलो करके देख लेते हैं, चलो बच्चों भी करते हैं। RMS निकालना है, बिल्कुल निकालूंगा, बिल्कुल निकालूंगा। किसी भी फंक्शन के RMS का फॉर्मूला क्या है? उल्टा पढ़ो, पहले उस फंक्शन का स्क्वायर करो। लो बेटा कर दिया फंक्शन का स्क्वायर, अब उसका मीन लो। सर मीन कैसे लिखते हैं? इनटू dt का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन dt, लास्ट में उसका रूट करो, लास्ट में उसका रूट करो। सर v तो ऐसे वेरी कर रहा है तो ऐसे लिख दो, जैसे वेरी कर रहा है वैसे लिख दो। मेरे पास है v0 का स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से n टाइम्स t, 0 से n टाइम्स t। सर इंटीग्रेशन कैसे होगा? आराम से हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन। तो मैं इसे लिख सकता हूं रूट ऑफ बेटा v0 का स्क्वायर तो बाहर निकाल लो, cos स्क्वायर समथिंग कैन ऑलवेज बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, बेटा अपॉन 2 मैंने बाहर निकाल लिया, का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लिमिट लगाते हैं यार, 0 से लेकर n टाइम्स कैपिटल T, 0 से लेकर n टाइम्स कैपिटल T, और रूट ऑफ बेटा v0 का स्क्वायर अपॉन 2 तो ठीक है, 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन आएगा t, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। कहां से कहां तक? 0 से n टाइम्स टाइम पीरियड। बेटा व्हाट्स द टाइम पीरियड? 2π/ओमेगा। नीचे dt का इंटीग्रेशन आएगा t, कहां से कहां तक? 0 से n टाइम्स 2π/ओमेगा। दैट इज इक्वल्स टू
वी नोट का स्क्वायर अपॉन 2, नीचे तो बेटा मेरे ख्याल से n टाइम्स 2π/ω माइनस 0 ही बचेगा। करते बेटा इसको इंटीग्रेट करते हैं। टी में बेटा एक बार तो ना ये पुट करना, मेरे पास आ गया n टाइम्स 2π/ω। बेटा यहाँ पर बेटा n टाइम्स 2π/ω रखना, तो बेटा मेरे ख्याल से ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया होगा। मेरे पास ऊपर आ गया साइन 4nπ। बेटा साइन 4nπ तो 0, भाई n की वैल्यू 1 होगी तो साइन 4π, n की वैल्यू 2 होगी तो साइन 8π, n की वैल्यू 3 होगी तो साइन 12π, सारे 0 होते हैं, तो वो मेरे पास हो जाएगा 0। माइनस यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पर 0 रखो, ये तो 0 हो गया, ये साइन 0 वो भी 0 हो गया, माइनस ये जैसी हमारी उम्मीद थी एग्जैक्टली वैसा हुआ है। ले बेटा हमारे पास VRMS की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई रूट। ऐसी हमारी उम्मीद थी और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मेरे ख्याल से बेटा ये वाला रिजल्ट आप याद रखोगे और इससे आपका मोस्ट ऑफ द काम तो चल ही जाएगा। बट फिर भी कुछ सवाल और कर लेते हैं। ये सवाल हैं थ्योरी नहीं, में पहले बोल देता हूँ, जो मैं अब कर रहा हूँ बड़ा सवाल है और ऐसे सवाल JEE मेन में पूछ सकते हैं और IIT JEE एडवांस के अंदर भी पूछ सकते हैं। ठीक, सवाल इस तरह से, एक वायर है जिसमें करंट की वैल्यू है A, दूसरा वायर है जिसमें करंट की वैल्यू है B sin ωt। तो ये तो डायरेक्ट करंट हो गया, ये अल्टरनेटिंग करंट हो गया, और यहाँ पर करंट जा रहा है I। मैंने पूछा है कि इस I की RMS वैल्यू निकालो 0 से लेकर 2π/ω तक। लेट मी रिपीट इट। यहाँ पर करंट है A, यहाँ पर करंट है B sin ωt और यहाँ पर करंट है I। इस I की RMS वैल्यू निकालो। सर RMS वैल्यू में टाइम इंटरवल देना जरूरी है, मैंने दे दिया ना बेटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2π/ω तक। सर टाइम इंटरवल ना दे रखा हो तो तब भी बेटा आप तो 0 से लेकर 2π/ω तक ही निकालोगे, या तो टाइम इंटरवल दे दें, नहीं देंगे तो भी हम एक टाइम पीरियड में RMS वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, कर देंगे। पहले इस I को लिखो तो सही। मेरे बच्चों ने सर KCL कहता है कि I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I, तो इट शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये मेरे पास आ गया A प्लस B sin ωt। सर RMS कैसे निकालते हैं बेटा? RMS वही काम जो भी आपका फंक्शन है उसका स्क्वायर इंटू dt का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका रूट। ठीक है बेटा, दैट इज अंडर रूट ऑफ, नीचे जो dt का इंटीग्रेशन आएगा बेटा वो तो हम समझ गए कि वो तो 2π/ω ही आएगा लिमिट लगाने के बाद। ऊपर I स्क्वायर इंटू dt, बेटा I कितना है? A प्लस B sin ωt का स्क्वायर, ये है I स्क्वायर इंटू dt का इंटीग्रेशन बेटा कहां से कहां तक? 0 से 2π/ω। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो इस इंटीग्रेशन को अलग से कर लेना। चलो मैं इस इंटीग्रेशन को अलग से कर लेता हूं। इंटीग्रेशन क्या है बेटा? इंटीग्रेशन है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर ωt, बेटा उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 2AB sin ωt का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2π/ω तक। अभी करते हैं बेटा। A स्क्वायर इंटू dt का इंटीग्रेशन आएगा A स्क्वायर इंटू टी। आसान। चलो मैं वापस लिखता हूँ, हो सकता है कई बच्चों को बड़ा इंटीग्रेशन टफ वगैरह लगते हो, तो मैं इसको वापस लिखता हूँ। मेरे पास ये आ गया A स्क्वायर प्लस, बेटा जो B स्क्वायर है वो तो ठीक है, साइन स्क्वायर ωt कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2ωt अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स AB sin ωt, दिस होल इंटू dt। अभी करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन करते हैं सीधा ही। A स्क्वायर इंटू dt का इंटीग्रेशन आएगा A स्क्वायर इंटू टी, B स्क्वायर बाई 2, बेटा B स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन है dt से, तो इंटू टी, माइनस B स्क्वायर बाई 2 तो बेटा ठीक है कांस्टेंट है,
कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 प्लस 2ab तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो मेरे बच्चे बोले सर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक। अरे आसान है, पहली बार कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग लग रहा है, आसान से काम है, कर लेंगे बेटा। ए स्क्वायर टी को रख दिया मैंने 2 पाई बाई ओमेगा प्लस बी स्क्वायर बाई 2 टाइम को रख दिया है 2 पाई बाई ओमेगा। बेटा टी को जैसे मैंने 2 पाई बाई ओमेगा रखा, यहाँ पर तो साइन 4 पाई बन गया। अरे यार साइन 4 पाई तो क्या होता है 0, हटाओ इसको। यहाँ बेटा वापस से टी को रखो 2 पाई बाई ओमेगा, तो मेरे पास बच जाएगा माइनस 2ab। ओ बेटा यहाँ पर 2 पाई बाई ओमेगा रखा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, यहाँ पर 2 पाई बच गया बेटा, कॉस 2 पाई इज 1, बेटा कॉस 2 पाई इज 1 माइनस 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 माइनस। अब 0 रखो, 0 रखूंगा तो ये गायब, 0 रखूंगा ये गायब, 0 यहां रखूंगा तो साइन 0 गायब, 0 यहां रखा कॉस 0 इज 1 तो माइनस 2ab। ये माइनस 2ab बेटा माइनस 2b क्या हो गया, निपट गया, बन गया अपना काम बेटा। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, बाकी तो सब टर्म्स कैंसिल हो गई, डिवाइडेड बाई बेटा 2 पाई बाई ओमेगा। और सॉल्व करते ही अच्छा सा आंसर आ गया बेटा, क्या आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ये हमारा आंसर। समझ गए बच्चा इस बात को, ये हमारा आंसर। इंटीग्रेशन टफ लगा, अगर आपको इंटीग्रेशन टफ लगा तो मैं हल्की सी एक दो बातें और बोल सकता हूं, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से बेटर इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा, बट चलो मैं हल्की हल्की बातें और बोल सकता हूं। देखो यार, ए स्क्वायर इंटू टी समझ में आ गया, बी स्क्वायर बाई 2 इंटू टी समझ में आ गया। ये जो कॉस ऑफ समथिंग है या फिर जो साइन ऑफ समथिंग है, पूरे के पूरे टाइम पीरियड में जितना एरिया पॉजिटिव उतना एरिया नेगेटिव, तो चाहे साइन का फंक्शन हो चाहे कॉस का फंक्शन हो, पूरे टाइम पीरियड में तो इंटीग्रेशन 0 आना चाहिए। तो आप इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर आप तो मुझे 0 से लेकर कैपिटल टी तक पूछ रहे हो, 0 से लेकर कैपिटल टी तक तो साइन का जितना ग्राफ ऊपर आता है उतना ही ग्राफ नीचे आता है, तो जितना एरिया पॉजिटिव उतना एरिया नेगेटिव, तो जितना इंटीग्रेशन पॉजिटिव उतना इंटीग्रेशन नेगेटिव, नेट इंटीग्रेशन दोनों का 0 आना चाहिए, तो इन दोनों का तो वैसे ही 0 आ गया। सिर्फ और सिर्फ ये वाली 2 टर्म बची, तो इनका तुम सीधे ले देते ए स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर बेटा 2 भी था, बी स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, सीधा लिख देते हैं, हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है। समझ गए बच्चे, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस करने से 2 सवाल भी अगर ऐसे कर लिए ना तो पता लगता है कि अरे यार ये जो साइन और कॉस वाले हैं तो फर्जी हैं। हाँ, यही वाला इंटीग्रेशन बेटा 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक ना होता, सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर पाई बाई 6 ओमेगा तक होता बेटा, फिर मैं नहीं कह पाता कि इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन फाइनल 0 आएगा। लेकिन जब पूरे टाइम पीरियड में पूछ रहे तो साइन हो चाहे कॉस हो, जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, सटासट 0 लिख दो, आंसर आ जाएगा। 2 सवाल भी अगर ऐसे अपने हाथ से कर लिए ना फिर तो सब चमकना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ ऐसे से तो करना। चलो 1-2 सवाल को और करते हैं तो और चमकना स्टार्ट हो जाएगा। कीजिए बेटा, यहां पर करंट है ए साइन ओमेगा टी, यहां पर एक करंट है बी कॉस ओमेगा टी, और यहां पर कोई करंट है आई। इस आई की आरएमएस वैल्यू पूछिए, सर कहां से कहां तक टाइम इंटरवल दो, बड़ा दे दिया टाइम इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक। टाइम इंटरवल ना दिया होता बड़ा तब भी आप 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक ही निकालते हैं। निकालो, निकालता हूं बेटा, मैं भी निकालता हूं। सवाल तो समझिए ना, ये वाला करंट है I1, ये वाला करंट I2, ये है I। इस I की आरएमएस वैल्यू निकाल ली। पहले I लिख तो लो, I इज बेसिकली I1 प्लस I2। सर मुझे तो I RMS चाहिए बेटा, अगर आपको I RMS चाहिए तो दैट इज उल्टा। पहले बेटा स्क्वायर, स्क्वायर में मेरे पास आ गया A साइन ओमेगा टी प्लस B कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर। अब करो मीन, मीन करने के लिए
इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, आखिर में करेंगे रूट। चलो बच्चों, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो ये वाला इंटीग्रेशन अलग से कर लेते हैं। क्या इंटीग्रेशन करना है बेटा मेरे को? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। कहां से कहां तक? 0 से 2π/ओमेगा। अभी करता हूं बेटा। ए स्क्वायर तो ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, चलेगा ना बेटा? प्लस बी स्क्वायर बाई 2 बेटा बाहर निकाल लो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस ए बी को बेटा बाहर निकाल लो, 2 साइन ए कॉस से बेटा दैट इज ऑफ कोर्स चलेगा बेटा? साइन 2 थीटा इज ऑलवेज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यार देखो, मैं थोड़ा सा मक्कारी करने के मूड में हूँ। तुमने मुझसे कहा कि सर 0 से लेकर पूरे टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन करो, तो मैं कह रहा हूँ यार क्यों ज़बरदस्ती मजदूरी करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगाओगे ना तो 0 आएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे लिमिट लगाओगे तो 0 आएगा, इसका इंटीग्रेशन लगाओगे लिमिट लगाओगे तो 0 आएगा। सर क्यों? बेटा कॉस है साइन है, कॉस में भी और साइन में भी पूरे टाइम पीरियड में जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, इतनी मैथमेटिक्स तो हमको आती है, तो इंटीग्रेशन तो 0 आएगा। इनके अलावा जो है ना वो लिख दो। बेटा तुम पूरा करना चाहो पूरा कर लो, मना नहीं है, मैं थोड़ा सा मक्कार हूँ, मैं बोल देता हूँ, ठीक है? मैंने इसलिए नहीं किया। मेरे पास ये आ गया ए स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ओ सॉरी इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी। सिर्फ ये बच गया, बाकी सब नहीं पढ़ लिया। इसका इंटीग्रेशन तुम जानते हो, ए स्क्वायर बाई 2 बाहर, बी स्क्वायर बाई 2 बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों क्या आएगा? टी। कहां से कहां तक? 0 से 2π/ओमेगा तक। पटको इसे। तो कुल मिलाकर मेरे पास आ गया रूट ऑफ, इसका इंटीग्रेशन मेरे पास आया है ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2, डी टी का इंटीग्रेशन आया टी, टी की वैल्यू बेटा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करनी है? 0 से 2π/ओमेगा, नीचे बेटा 2π/ओमेगा है ही, ये दोनों कैंसिल, और हमारे पास कितना प्यारा सा आंसर आ गया है, रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2। अच्छा आंसर है तो सवाल। कई बच्चे इसको थ्योरी मान लेते हैं। जो बच्चे थ्योरी मान लेते हैं उनको एक बात और बोलूँगा कि ध्यान से देखो ना, तो ये जो आंसर आया है ये आया है I1 की जो RMS है उसका स्क्वायर प्लस I2 का जो RMS है उसका स्क्वायर। बड़ा देखो, हमारे RMS इसके RMS की जो वैल्यू है वो इसके RMS का स्क्वायर प्लस इसके RMS स्क्वायर का रूट आया है। चेक कर लो कैसे। बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो बेटा? इसको मैं लिख सकता हूँ a/√2 का स्क्वायर प्लस b/√2 का स्क्वायर। a/√2 क्या है? I1 की RMS वैल्यू, b/√2 क्या है? I2 की RMS की वैल्यू। ये फॉर्मूला वैलिड कर जाएगा इस तरह के एक्सप्रेशन में। ऐसा नहीं हमेशा इस तरह का एक्सप्रेशन हो ना कि एक जना साइन ओमेगा टी दूसरा जना कॉस ओमेगा टी, तो पूरा सॉल्व करने से अच्छा है कि तुम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मैं ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन कोई बच्चे रिकमेंड करूंगा भी क्यों बेटा? ठीक है, सवाल की तरह कराया मैंने तो, और इंटीग्रेशन भी कितना आसान कर दिया तुम लोगों के लिए। अभी भी अगर सवाल नहीं करोगे तो मक्कार और क्या है। ठीक है, समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बच्चों। ऐसा ही एक सवाल और कर लेते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली
टफ तो है ही, इसे भी अपन निपटा लेते हैं। अच्छा, एक मिनट में एक बात और बोल दूँ, जो अपना पिछला वाला सवाल है उसमें अगर हम थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगाएं तो एक तरीके से और कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को बड़ा ऐसा है ना, हम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करके एक अच्छा एक्सप्रेशन वापस से बना ही सकते हैं। ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे चलो मैं ऐसे करता हूँ, आई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, या तो बड़ा इसको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, या फिर एक तरीका हो रहा है, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू सम c टाइम्स साइन थीटा, और b को मैंने लिख दिया ऐसे c टाइम्स कॉस थीटा। तो c अपने आप मेरे पास हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करो। a को मैं लिख सकता हूँ, बेटा क्या लिख सकता हूँ, a को मैं लिख सकता हूँ c टाइम्स साइन थीटा, b को मैं क्या लिख सकता हूँ, b को मैं लिख सकता हूँ c टाइम्स कॉस थीटा। मेरे पास c को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास देखो क्या एक्सप्रेशन बन गया है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, है क्या। मैं इसको लिखता हूँ c टाइम्स, बट दिस इज ऑफ कोर्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। c की बड़ा मुझे वैल्यू पहले से पता ही है, इट कैन रिटर्न एज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ये जो एक्सप्रेशन है इनका थोड़ा पता ही अपन को, ये तो सिंपल अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये एक तरह से इसकी पीक वैल्यू है। हम जानते हैं अगर ये वाली अगर इसकी पीक वैल्यू, तो हमें इस बारे में पता है कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की जो आरएमएस वैल्यू होगी बड़ा वो क्या होगी, पीक वैल्यू, दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको डिवाइड कर दो रूट 2 से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, मैं ऐसे नहीं करेंगे, सोचना है, इसमें भी ऑफकोर्स ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगी। चलिए बच्चों, ये एक छोटा सा सवाल और है, ये भी कर लो। ये अगेन बड़ा सवाल मैथमेटिकल सा ही है, कोई ऐसे बहुत हाई फाई फिजिक्स नहीं है, बस मैथमेटिक्स है। मुझसे इसकी आरएमएस वैल्यू पूछी गई, करंट दे रखा है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, फाइंड आई आरएमएस फॉर टाइम इंटरवल t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। करते हैं बेटा, काम तो अपने पास वही है कि अगर मुझे आरएमएस की वैल्यू अगर निकालनी है तो दैट विल बी सबसे पहले करंट का स्क्वायर, फिर उसका मीन, और सबसे आखिर में उसका रूट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आई स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, ये हम अलग से कर लेते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा खतरनाक से दिख रहा है, इसको अलग से कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर, बट आई स्क्वायर करना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 2ab साइन ओमेगा टी प्लस थीटा साइन थीटा, इस पूरे का dt। अभी करते हैं बेटा, ए स्क्वायर तो चलो करता हूँ इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर तो ठीक है बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज हाफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर बाई 2 बेटा बाहर निकाल लो, साइन स्क्वायर अगेन कैन बी रिटन एज बेटा क्या 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 थीटा, बेटा 2 तुम्हें बाहर निकाल लिया, प्लस ए बी बेटा 2 साइन सी साइन डी। इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर इसका फॉर्मूला होता है, अगर किसी को ना याद हो बेटा मैं यहाँ लिख दूँ, 2 साइन सी साइन डी का फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस डी
माइनस कॉस सी प्लस डी। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या लिखता हूं, ए बी तो ठीक है बेटा, कॉस सी माइनस डी में तो बेटा क्या बच जाएगा मेरे पास, ओ यहां पर ओमेगा टी है, ठीक है, ओमेगा टी, सी माइनस डी बेटा बच गया थीटा माइनस कॉस ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इनटू डी टी। अगेन इंटीग्रेशन बेटा मैं हल्की सी मक्कारी कर रहा हूं जस्ट बिकॉज कि मुझे इंटीग्रेशन पूछा गया है 0 से लेकर 2π/ओमेगा तक। इस पूरे साइकिल के अंदर इस कॉस के फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा 0, कॉस ऑफ समथिंग ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स आएगा 0। ये कॉस थीटा है, ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन 0 नहीं आएगा। लेकिन कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा, अगेन बेटा ये साइनोसॉइडल कर्व होगा, जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, इसका एरिया भी 0 आएगा। आपके पास एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ a² 2 प्लस b² 2 प्लस ab कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी नहीं है, कॉस थीटा है, इनटू डी टी। इसमें से बड़ा अगेन तेरा a² 2 बाहर, b² 2 बाहर, प्लस ab कॉस थीटा भी बाहर। dt का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर, सॉरी dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π/ओमेगा। बेटा हमारा काम तो बन गया, मैं लिख सकता हूँ मेरा सारा काम तो हो ही चुका बेटा। dt का इंटीग्रेशन नीचे वाले का आएगा t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π/ओमेगा, तो नीचे तो मेरे पास 2π/ओमेगा आ जाएगा। ऊपर बेटा देखना, ऊपर क्या आ गया, a² 2 प्लस b² 2 प्लस ab कॉस थीटा, ये तो बाहर ही आ गए, टाइम्स dt का इंटीग्रेशन आएगा t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π/ओमेगा। ये बड़ा आपका 2π/ओमेगा आपका कैंसिल, और आपके पास आंसर कितना प्यारा सा आ गया। क्या आंसर आ गया बेटा, मेरे पास आंसर आ गया a² 2 प्लस b² 2 प्लस ab कॉस थीटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा आंसर है, चाहो तो याद कर सकते हो। सर याद रखना है तो लग नहीं रहा, अभी लगेगा, दिखाता हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रूट ऑफ, बट हमारा आंसर आ चुका, मैं सिर्फ और सिर्फ याद रखने की स्टाइल बता रहा हूँ। a/√2 का स्क्वायर प्लस b/√2 का स्क्वायर, और इससे लिख दो 2 टाइम्स a/√2 इंटू b/√2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। सर ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा है, ऐसा लिखने से ये फ़ायदा है कि हमारे पास IRMS की जो वैल्यू है वो आ गई है अंडर रूट ऑफ, ये a/√2 क्या है, इसकी RMS, ये एक साइनोसॉइडल इक्वेशन है, इसकी RMS की वैल्यू। तो पहले वाला जो है एक्सप्रेशन उसके RMS का स्क्वायर प्लस b/√2 का होल स्क्वायर, बेटा b/√2 ये है, जो दूसरा वाला है उसके RMS का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ये a/√2 क्या है, पहले वाले एक्सप्रेशन की RMS वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाले के RMS की वैल्यू इनटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा एक तरीके से क्या है, थीटा एक तरीके से इसके फेज और इसके फेज का डिफरेंस है, तो नाम भी निकाल सकते हो उसका, फेज डिफरेंस। क्या नाम निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस। तो अगर किसी को अच्छा लगता हो तो वाला फॉर्मूला याद कर लो, और अगर ना लगता हो तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे, थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज़रूर थी लेकिन आसान सी थी। आगे चलते हैं बच्चों, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, दैट इज पावर ऑफ सोर्स और लोड इन AC सर्किट।
एसी सर्किट में जो भी सोर्स है या फिर जो भी लोड है उसका पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेटा इस बात को हम डिस्कस करते हैं। सोर्स और लोड में बेसिक अंतर बेटा आपको पता ही है कि सोर्स जो होगा वो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो क्रिएट करेगा और लोड जो होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। अब जो सोर्स है वो किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रहा है या फिर लोड जो है वो किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, उस रेट को हम बेसिकली पावर ऑफ दैट सोर्स और लोड बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन हम शुरुआत में करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी पढ़ चुके हैं, बेसिक फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई डब्बा है, इस डब्बे के अंदर मान लीजिए कोई एसी सोर्स है या फिर लोड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ है, कुछ एलिमेंट है। इस सर्किट में कुछ ना कुछ करंट है। लेट्स से बेटा करंट की जो वैल्यू है दैट इज I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। और मान लीजिए कि इस डब्बे के अंदर जो भी चीज़ बंद है, चाहे वो सोर्स हो चाहे लोड हो, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है लेट्स से बेटा दैट इज V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। एक काम करते बेटा, वोल्टेज में अगर मैंने फेज ओमेगा टी ले लिया है तो करंट में मैं फेज ले लेता हूँ ओमेगा टी प्लस थीटा। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि थीटा जो है वो बेसिकली इट इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। हालांकि इसका एक नाम और है, मैं नाम तभी लिख देता हूँ, लॉजिक उस नाम के पीछे क्या वो धीरे धीरे आ जाएगा। इसे हम पावर फैक्टर एंगल भी कहते हैं। इसका एक नाम और है बेटा दैट इज पावर फैक्टर एंगल। ये नाम कहाँ से है पता लग जाएगा। अगर किसी भी अरेंजमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और अगर उसमें से गुजरने वाला करंट पता हो तो मेरे बच्चों को पता है कि किसी भी इंस्टेंट पर उसमें से गुजरने वाला उस पूरे के पूरे एलिमेंट का जो पावर होगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स V इंटू आई। V इज V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये आ गया। ये बेटा मेरे पास पावर किसी भी इंस्टेंट पर ये आ गया। इसको थोड़ा सा इजी कर सकता हूँ बेटा इस फॉर्मूले से, 2 जैसे लिखा हुआ ना बेटा साइन सी साइन डी, इस तरह का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। 2 साइन सी साइन डी का फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। अगर वो वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ V नॉट I नॉट अपॉन 2, बेटा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 2 साइन सी साइन डी कैन बी रिटन एज कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। ठीक है ना, तो मेरे पास कुल मिलाकर किसी इंस्टेंट पर जो पावर है उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास दैट इज V नॉट I नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस V नॉट I नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस थीटा। इस पूरे के पूरे अगर एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो पार्ट है ये तो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसकी वैल्यू तो एक्चुअली हमारे पास कांस्टेंट आ गई है। लेकिन ये वाला जो वैल्यू है बेटा ये टाइम पर डिपेंड कर रही है और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये साइनोसॉइडली वेरिंग कर रही है। भाई कॉस ऑफ समथिंग इनटू टी तो ऑब्वियस बात है कि साइनोसॉइडली वेरिंग है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बेटा ऑफ कोर्स फंक्शन ऑफ टाइम है। और कैसे फंक्शन ऑफ टाइम है? साइनोसॉइडल है। ये जो साइनोसॉइडल एक्सप्रेशन है इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो टी का जो कोफिशिएंट है बेटा वो ओमेगा नहीं है, 2 ओमेगा है। मतलब करंट और वोल्टेज की अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है तो पावर की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नहीं है, 2 ओमेगा है। ये वाली टर्म तो फिक्स थी, साइनोसॉइडल वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ ये थी, और इसमें टाइम का जो कोफिशिएंट है बेटा आपके पास वो 2 ओमेगा है। तो अगर करंट, वोल्टेज और अगर पावर की अगर बात करूं तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो ऑफ कोर्स बेटा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी 2 ओमेगा। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकता हूं कि इसका टाइम पीरियड अगर टी तो इसका टाइम पीरियड टी, तो इसका टाइम पीरियड बेटा t/2 आएगा, बिकॉज टाइम पीरियड इज ऑफ कोर्स 2π/ओमेगा। ओमेगा डबल है तो ऑफ कोर्स तुम जानते हो इस बात को कि टाइम पीरियड आपका हाफ है। करंट की फ्रीक्वेंसी अगर f है, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी f है, तो बड़ा पावर की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 2f। तो
तो किसी भी एक साइकिल के अंदर अगर मान लो कि करंट अपने आप को लेट से किसी साइकिल के अंदर मान लो कि करंट अपने आप को 5 बार रिपीट करता है, तो उतने ही टाइम में जो पावर का एक्सप्रेशन होगा वो 5 बार रिपीट नहीं करेगा, वो 10 बार रिपीट करेगा अपने आप को। किसी टाइम के अंदर अगर मान लो कि करंट अपने आप को लेट से साइनसॉइडल वेरिंग कर रहा है, मान लो कि करंट अपने आप को लेट से 50 बार रिपीट करता है, तो उतने ही टाइम के अंदर जो पावर होगा वो 50 बार रिपीट नहीं करेगा, वो अपने आप को 100 बार रिपीट कर लेगा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड हाफ है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स डबल है। ठीक है, तो एक बात तुम्हें ये वाली समझ में आ गई। लेकिन ये जो पावर आया ये कांस्टेंट नहीं है बेटा, मेरे पास एक तरीके से वेरिएबल आ गया। मैं चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है ना इस टाइम वेरिंग पावर में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है इस पावर की किसी तरह से मैं एवरेज निकाल लूँ, मुझे उस एवरेज पावर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो एक काम करते हैं, चलिए हम एवरेज पावर डिस्कस करते हैं कि आखिर हम एवरेज पावर कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप मुझसे एवरेज पावर पूछोगे तो मैं कहूँगा कि बेटा एवरेज किसी भी फंक्शन का निकालने का सीधा सा जुगाड़ है पावर इंटू डी टी, पावर इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। वैसे तो हम किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो काम का है वो सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल में निकाल लो, मतलब 0 से लेकर कैपिटल टी तक या बेटा 0 से लेकर 2π/ω तक, और वो जो एक्सप्रेशन है वो हमारे काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आप बेटा इसको 0 से कैपिटल टी बेटा या फिर 0 से 2π/ω तक, 0 से 2π/ω तक जो हमने पावर का एक्सप्रेशन निकाल रखा है उसे रखिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा। जो हमने पावर का एक्सप्रेशन लिखा उससे बड़ा एक बार अपन यहाँ लिखते हैं। नीचे का इंटीग्रेशन तो इजी है, 0 से कैपिटल टी तक या फिर बड़ा 0 से 2π/ω तक डी टी का इंटीग्रेशन होगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 से लेकर 2π/ω तक, तो बड़ा ऑफ कोर्स आपके पास 2π/ω ही आ जाएगा। ऊपर देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ पावर, बड़ा पावर की वैल्यू क्या है, v0 i0 अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा माइनस v0 i0 अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 2ωt प्लस थीटा, दिस होल मल्टीप्लाइड विथ dt, वेयर बेटा t की वैल्यू विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2π/ω। एक बार चेक करना बेटा, मैंने एक्सप्रेशन सही लिखा है ना, सही लिखा। चलो पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। बेटा v0 कांस्टेंट, i0 कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉस थीटा भी तो कांस्टेंट ही है, वेरी तो टाइम कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ dt बच गया। dt का इंटीग्रेशन बेटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π/ω माइनस यहाँ से अगर देखें तो v0 i0 अपॉन 2 इंटू अंदर बेटा cos 2ωt प्लस थीटा इंटू डी टी, बेटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π/ω अपॉन बेटा ऑफ कोर्स 2π/ω। अब यार ना ये वाला इंटीग्रेशन अगर करना चाहो तो कर लेना, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे तो याद ही है कि इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। हालांकि आप में से मोस्टली बच्चों को याद ही है भाई, अगर मैं टी को अगर 0 रखता हूँ तो अंदर वाला जो एंगल हो गया वो आपका थीटा हो गया। अगर मैं इस टी को 2π/ω रखता हूँ तो कॉस ऑफ 4π प्लस थीटा हो गया। अब तुम इस बात को जानते हो कि थीटा से लेकर 4π प्लस थीटा तक कोस के अंडर का जो कोस का जो एरिया अंडर द करो वो 0 आएगा। जितना एरिया बड़ा ऊपर आता है उतना एरिया नीचे आता है। तो किसी भी साइनोसॉइडल फंक्शन के अंदर 0 से 2π हो गया या 0 से 4π हो गया या फिर थीटा से थीटा प्लस 2π हो गया या फिर थीटा से लेकर थीटा प्लस 4π हो गया या फिर थीटा से लेकर थीटा प्लस 6π हो गया, इन सब का इंटीग्रेशन तो ऑफकोर्स 0 आएगा। तो ये वाली टर्म तो आपके पास गायब भी हो जाएगी। ये dt का इंटीग्रेशन t कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π/ω, तो ये भी बड़ा आपके पास 2π/ω ही आएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास एवरेज पावर का कितना ही बढ़िया सा फॉर्मूला आ गया है बट दैट इज v0 i0 अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। बड़ा थीटा याद है ना, ये थीटा आपके वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, कुल मिलाकर हमारे पास एवरेज पावर ये आ गया। बच्चे इसको ऐसे याद रखना ज़्यादा पसंद करते हैं कि v0 अपॉन √2 इंटू i0 अपॉन √2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। v0 अपॉन √2 ऑफ कोर्स बेटा जो भी आपके पास डब्बा था ना, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी RMS वैल्यू हो गई है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि VRMS
आई नॉट को मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ कि दिस इज आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि इफेक्टिव वैल्यू आर एम एस वाली होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू हमारे पास आर एम एस वाली होती है, तो हम फॉर्मूला कौन सा याद करते हैं, आर एम एस वाला। ठीक है, ये जो कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा को हम नाम दे देंगे पावर फैक्टर। इसका मतलब यहां पर जो पावर है वो वोल्टेज और करंट पर तो डिपेंड करता ही करता है, वो साथ ही साथ इस फैक्ट पर भी डिपेंड करता है कि करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना है। अलग अलग सवालों में, अलग अलग सिचुएशंस में काम भी आएगा। और ये जो अंदर जो एंगल थीटा है ना, इसको हम बोल देंगे पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर। बेटा प्लीज इसको याद भी रखें। ठीक है, आगे चलेगा बेटा। नेक्स्ट इज फेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसा नहीं कि हम ये जो फेजर शब्द है ये पहली बार सुन रहे हैं, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव ऑन स्ट्रिंग के अंदर भी ये फेजर शब्द सुन चुके हैं। हमने एसएचएम में तो शायद ये कहा था कि साइनसोइडली वेरिंग जो पोजीशन है उसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट वेक्टर इज नोन एज योर फेजर। यहां पर भी काफी हद तक वही वाली बात है। अब यहां पर साइनसोइडली कौन वेरी कर रखा है, वोल्टेज और करंट। ये जो वोल्टेज और करंट साइनसोइडली वेरी कर रहे हैं, इनको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट वेक्टर इज नोन एज योर फेजर। लिखना चाहो बड़ा इस बात को आप लिख सकते हो कि फेजर it is a vector or representing sinusoidally varying current or voltage। बेटा साइनसोइडली वेरिंग वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होगा, दैट वेक्टर इज नोन एज योर क्या बेटा, फेजर। वो अलग बात है बेटा, हमने अलग अलग टाइम पर अलग अलग डेफिनेशन दी है। एसएचएम में हमने कह दिया था कि यार ऐसा वेक्टर जो किसको रिप्रेजेंट करता हो, पोजीशन को या वेलोसिटी को। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया करंट और वोल्टेज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास ऐसे दे रखा है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज मुझे रखा है V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बेटा थीटा कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, थीटा बेटा कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। तो मैं ना ऐसे कह सकता हूँ कि ये लीजिए, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि करंट जो है वो ऐसा है। करंट को मैं किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेट्स से बेटा दिस इज योर करंट। ये जो वेक्टर है इसकी लंबाई हमेशा रिप्रेजेंट करेगी उस साइनसोइडली वेरिंग इक्वेशन के एम्पलीट्यूड को, और उसकी डायरेक्शन हमेशा रिप्रेजेंट करेगी उसके फेस को। तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि जो भी आपका वेक्टर है, या फिर आप वेक्टर शब्द यूज़ ना करके मैं अब फेज़र शब्द यूज़ कर लूँ, जो भी हमारा फेज़र है उसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा जो भी करंट और वोल्टेज है उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो भी हमारा फेजर है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगी उसके फेज को। ठीक है, अब मान लो मुझे वोल्टेज दिखाना है। अब इसका फेज अगर मान लो कि साइन ओमेगा, इसका फेज अगर ओमेगा टी है तो इसका फेज है ओमेगा टी प्लस थीटा, तो वो जो वोल्टेज होगा वो थोड़ा सा आगे होगा, वो थोड़ा सा हल्का सा आगे होगा। तो आप कहोगे सर वोल्टेज थोड़ा सा आगे, दिस विल बी योर वोल्टेज, और ये बड़ा आपका एंगल है थीटा। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि करंट जो है ना वो वोल्टेज से लैग कर रहा है, पीछे है। कितना पीछे? एंगल थीटा है। तो इस डायग्राम में मैं कह सकता हूँ कि करंट लैग्स वोल्टेज बाई थीटा। इसी तरह से मान लो कभी ऐसा हो कि वोल्टेज मुझे दे रखा हो V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट मुझे दे रखा हो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ऐसे केस में अगेन बेटा आपका जो थीटा है लेट्स से वो पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में अगर मुझे इनके फेजर बनाने होंगे तो मैं समझ गया इस बात को कि इसका फेज ओमेगा टी है, इसका फेज ओमेगा टी प्लस थीटा, तो इस बार करंट आपके पास आगे है। तो अगर आपने कहा कि सर मैं वोल्टेज को ऐसे दिखाऊंगा, अगर मैं वोल्टेज को ऐसे दिखाऊंगा तो करंट को आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे।
तो करंट को बेटा आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे, और करंट जो है वोल्टेज से आगे है कितना एंगल थीटा। अगर कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो करंट को ऐसे दिखाऊंगा, मेरा मन ऐसे है कि करंट को मैं तो ऐसे दिखाऊंगा, तो ये बात तो तय है ना कि वोल्टेज का फेज उससे थीटा पीछे है, तो आप एक काम करना फिर वोल्टेज को ऐसे दिखा देना, वोल्टेज को ना फिर ऐसे दिखा देना, ऐसे दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज ये है कि बेटा दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, थीटा का है, और इस केस में आपका जो करंट है वो आगे और वोल्टेज आपका पीछे है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फेज ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमेशा याद रखना कि साइनोसॉइडली वेरिंग इक्वेशन को आप ना एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो जो वेक्टर है वो हमेशा फेजर कहलाएगा। उस वेक्टर की जो लंबाई होगी वो हमेशा आपके साइनोसॉइडली वेरिंग जो इक्वेशन है उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उसके फेज को रिप्रेजेंट करेगी। अगर फेज डिफरेंस अगर मान लीजिए थीटा है तो वो जो वेक्टर्स हैं उनके बीच एंगल भी आपका थीटा होगा। आगे पीछे भी आप बड़े आराम से इस तरह से देख सकते हो, इधर जाओगे तो आगे, इधर जाओगे तो पीछे, सिंपल। एक छोटी सी बात मुझे और समझानी है। मान लो बेटा फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास करंट है ऐसे, करंट है ऐसे, और लेट्स से बड़ा वोल्टेज है ऐसे, वोल्टेज है ऐसे, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है थीटा। ठीक है, तो इस थीटा को हमने दो नाम दिए बेटा, इस थीटा को मैंने दो नाम दिए। एक नाम दिया है कि इट इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और दूसरा मैंने एक नाम और दे रखा था पावर फैक्टर एंगल। एक काम कीजिए बेटा, आप है ना करंट से है ना एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए ऐसे वी के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास इस करंट का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरह बेटा, दैट कम्स आउट टू बी ऑफ कोर्स आई का कॉस थीटा। एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ बेटा, दैट विल बी ऑब्वियसली आई साइन थीटा। मैंने जब आपको एवरेज पावर का फॉर्मूला बताया था तो मैंने ऐसे बताया था कि फॉर्मूला इज ऑफ कोर्स वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो एक तरीके से करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज की तरफ है सिर्फ और सिर्फ वही पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और करंट का वो कंपोनेंट, वैसे मैं जानता हूं कि करंट स्केलर है तो मैं करंट का वो कंपोनेंट बोल रहा हूं, इसका अर्थ ये कि करंट को मैंने जिस फेजर से रिप्रेजेंट किया है एक तरह से उसका कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो करंट को मैंने जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है उसका ये वाला जो कंपोनेंट है जिसका वोल्टेज से एंगल 90 डिग्री है, इसका किसी प्रकार से कोई पावर में रोल नहीं है। इसलिए इस आई साइन थीटा को हम एक नाम देते हैं बेटा वाटरलेस करंट। वाटरलेस बोल दो बेटा, पावरलेस बोल दो, एक ही बात है। तो कभी शीट में अगर वाटरलेस करंट लिखा हो तो समझ जाना कि बेटा वो क्या है, वो आई का साइन थीटा है। सिर्फ आई का कॉस थीटा जो है वही और वही सिर्फ बेटा पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई का साइन थीटा बेटा पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, हालांकि जेईई मेन वगैरह में इतना नहीं पूछते, बट फिर भी आपको तो पता होना ही चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, अब सर्किट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल आसान सर्किट्स देखते हैं। सबसे पहला सर्किट जो है बेटा, ऐसे कुल मिला के 6 या 7 के आसपास सर्किट्स आएंगे, और शुरुआत वाले सर्किट्स तो बिल्कुल इजी होंगे, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी थ्योरी डेवलप करने के लिए है। जो मेन सवाल आएंगे बड़ा मान के चलो कि वो चौथे सर्किट से स्टार्ट होंगे, पहले 3 सर्किट तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक थ्योरी बनाने के लिए है। पहला बेटा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें हमारे पास एक एसी सोर्स है और इस एसी सोर्स के साथ मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस लगा रखा है, कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई इंडक्टर नहीं है, सिर्फ इतना सा अरेंजमेंट है। कैसा करंट होगा, करंट कैसे वेरी करेगा, सब चीज़ें देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बेटा मेरे पास एक एसी सोर्स जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास वो ई नोट है। बेटा कई जगह V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी भी लिखा रहता है, एक ही बात है। इसके साथ एक सर्किट के अंदर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो चलिए सोचते हैं, मान लीजिए बेटा कुछ ना कुछ करंट गया ऐसे 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 ऐसे,
करंट की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए केवीएल लगा दीजिए। जैसे ही केवीएल लगाओगे आपका काम बन जाएगा। यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस है ई नॉट साइन ओमेगा टी। चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, रेजिस्टेंस में से करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा आई इंटू आर। जहां से चले थोड़ा वहीं पहुंच गए, इट शुड बी इक्वल टू 0। करंट की मेरे पास वैल्यू आ गई है, दैट इज ई नॉट अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन में 2-3 बातें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि जिस तरह से आपका पोटेंशियल डिफरेंस साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, आपका करंट भी साइनोसॉइडली ही वेरी कर रहा है। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके एसी सोर्स की है, वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके करंट की है। आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और आपका जो करंट है वो, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों का फेज एग्जैक्टली सेम है। और जो करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, बेटा चेक कर रहा, ये मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि बेटा साइन ओमेगा टी तो -1 से लेकर 1 तक वेरी करेगा, तो ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज ऑफ कोर्स ई नॉट अपॉन आर या फिर मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन आर। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि आरएमएस करंट कितना होगा, तो मैं बोल दूंगा दैट इज ऑफ कोर्स मैक्सिमम करंट अपॉन √2, बेटा दैट कम्स आउट टू बी ई नॉट अपॉन √2 इंटू आर। इस ई नॉट अपॉन √2 को मैं ई आर एम एस भी लिख सकता हूं या वी आर एम एस भी लिख सकता हूं, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगली बात मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो आप बोलोगे सर दोनों के जो फेज डिफरेंस, मुझे तो 0 नजर आ रहा है, इसका फेज और इसका फेज एग्जैक्टली सेम है। मैं अगर आपसे इस केस में ये पूछूं कि व्हाट इज द पावर फैक्टर इन दिस केस, तो बड़ा आपका जवाब होगा कि सर पावर फैक्टर आपने cos थीटा को बोला था, तो वो थीटा तो 0 है, तो दैट कम्स आउट विद cos 0 कम्स आउट टू बी 1। पावर फैक्टर बड़ा आपके पास 1 है। और कोई बात? हाँ, और भी बातें हैं। हम अगर आपसे पूछूं क्या आप इसका बड़ा फेज डायग्राम बना सकते हो, फेजर डायग्राम बना सकते हो, आप बोलो से बिल्कुल। वोल्टेज को अगर मैं ऐसे दिखाऊं, जो अप्लाइड वोल्टेज है मैं उसको अगर ऐसे दिखाऊं, लेट्स से दिस इज V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर बेटा E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट कैसे दिखाएं? तो आप लोग सर करंट दिखाने में कोई लोड नहीं है, जो फेज आपके वोल्टेज का है वही वो फेज आपके करंट का है, सेम डायरेक्शन में है। तो करंट अगर आपका दिखाने का मूड हो तो आप इसी डायरेक्शन में करंट भी दिखा देना, इसी डायरेक्शन में आप करंट भी दिखा देना। बेटा दिस इज योर करंट, जिसकी वैल्यू मुझे पता है बेटा कितनी है, ई नॉट अपॉन आर टाइम्स साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस के अंदर से गुजरने वाला जो करंट होगा वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ फेज में होगा। व्हेन आई से फेज में होगा, आई मीन दैट कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ तो उसी इंस्टेंट पर उस रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट भी 0 होगा। जैसे ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, तो उसी क्षण उसी इंस्टेंट पर आपका जो करंट है उस रेजिस्टेंस में गुजरने वाला वो भी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला जो करंट है, दे आर इन फेज। इन फेज मतलब बड़ा शब्द किसके लिए यूज करते हैं? जब फेज डिफरेंस 0 हो। तो एक शब्द आप और यूज कर सकते हो, इन रेजिस्टर current through it or and potential difference across it will be in सेम फेज। विल बी इन सेम फेज को बेटा एक शब्द और बोलते हैं, बेटा क्या बोलते हैं? इन फेज। क्या बोलते हैं? इन फेज। याद रहेगी बेटा अगली बात।
मैं अगर ऐसे केस में आपसे पूछूं कि एवरेज पावर क्या होगी, बड़ा एवरेज पावर क्या होगी? एवरेज पावर का बड़ा तो फॉर्मूला रखा है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। बड़ा वी आर एम एस हो जाएगा ई नॉट अपॉन रूट टू इंटू आई आर एम एस बड़ा मेरे पास हो जाएगा ई नॉट अपॉन रूट टू इंटू आर इंटू कॉस थीटा। बड़ा कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1। तो मेरे पास एवरेज पावर अगर कोई पूछेगा तो ई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर। ई नॉट अपॉन रूट टू बड़ा मैं ई आर एम एस भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ कि दैट इज ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। अच्छा बड़ा मैं तो बोलो आपको, ये जो तेरा ई नोट है बेटा, इसको तो मैक्सिमम करंट इनटू आर भी लिख सकता है। बेटा इसको तो मैक्सिमम करंट इनटू आर भी लिख सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मैक्सिमम करंट को मैं एक बार के लिए आई नोट लिख दूँ, ठीक है, आई नोट का स्क्वायर इनटू आर अपॉन 2, ऐसे भी लिख सकते हो। आई नोट अपॉन रूट टू मेरे पास आई आर एम एस है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आई आर एम एस का स्क्वायर इनटू आर। ये मेरे पास एवरेज पावर। बेटा सारे फॉर्मूले समझ लो आगे ना। बेटा मैंने इस ई नोट को क्या लिख दिया है आई नोट इंटू आर, आई नोट मतलब मैक्सिमम करंट। फिर बेटा यहाँ पर जो आई नोट अपॉन रूट टू था मैंने उसको लिख दिया आई आर एम एस, तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ये सारे के सारे कोई सा फॉर्मूला लगा दो बेटा, सबसे आपका एवरेज पावर आ जाएगा कि रेजिस्टेंस एक्चुअली कितना एवरेज पावर डिसिपेट कर रहा है। सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, कोई सा एक याद रख लो, बाकी थोड़ा तुम निकाल ही सकते हो उस क्वेश्चन में कन्वर्ट किया। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। वोल्टेज लगा रखा है वी नोट साइन 100t वोल्ट्स, रेजिस्टेंस है बेटा मेरे पास 10 ओम, और कुछ नहीं है, कोई इंडक्टर नहीं, कोई कैपेसिटर नहीं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। मुझसे पूछ रखा बताओ मैक्सिमम करंट कितना होगा। मैक्सिमम करंट होगा मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज बेटा 200 वोल्ट अपॉन 10 ओम्स, दैट कम्स आउट विद 20 एम्पियर। बेटा मैक्सिमम करंट कितना होगा, सॉरी मैक्सिमम करंट तो आ गया, आई आर एम एस कितना होगा, आई आर एम एस होगा मैक्सिमम करंट अपॉन रूट टू, बेटा दैट कम्स आउट विद 10 रूट 2 एम्पियर। अगर बेटा मैंने यहां पर कोई अमीटर लगा दिया, अल्टरनेटिंग करंट वाला अगर अमीटर लगा दिया तो वो हमेशा आर एम एस को मेजर करता है, तो वैल्यू कितनी आएगी 10 रूट 2 एम्पियर वैल्यू आ जाएगी उसकी रीडिंग की। एवरेज पावर कितना होगा, एवरेज पावर के बेटा ने कई फॉर्मूले सिखा दिए। एक फॉर्मूला मेरा बच्चा भी बोल सकता है कि सर अभी अभी आपने सिखाया आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, दैट इज 10 रूट 2 का स्क्वायर इंटू आर। बड़ा देखना 10 का क्यूब तो बड़ा कितना हो गया, 2000 आ गया शायद, 2000 वाट। ठीक है, कोई बच्चा कहता है सर और कोई फॉर्मूला लगा लो बेटा, कोई कहता है सर मैं तो ये लगाऊंगा ई नोट का स्क्वायर अपॉन 2r, मैं तो ये लगाऊंगा ई नोट का स्क्वायर अपॉन 2r। ये ई नोट क्या है मैक्सिमम वोल्टेज, तो कितना हो गया 200 इंटू 200 अपॉन 2 इंटू दिस, 200 इंटू 10 बड़ा कितना आ गया 2000। जो इच्छा वो लगाओ, सबसे बड़ा आपका आंसर सेम ही आएगा। अरे यार मैंने बेटा एवरेज पावर यहाँ निकाल दिया, मुझसे पूछा पावर फैक्टर, बेटा पावर फैक्टर तो आपको याद ही बेटा कितना आएगा 1 आएगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज आपके पास सेम डायरेक्शन में होंगे, करंट और वोल्टेज जो होंगे उनके फेज डिफरेंस 0 होगा। फेज डिफरेंस 0 होगा तो आपका पावर फैक्टर जो होगा वो cos 0 होगा, cos 0 बेटा कितना होगा 1। मैंने बेटा ये एवरेज पावर यहाँ लिख दिया, पावर फैक्टर, ठीक है। चलिए बच्चों